म्यूचुअल फंड्स हैं, स्टॉक मार्केट है, फिर म्यूचुअल फंड्स हैं, स्टॉक मार्केट है, रियल एस्टेट हो सकती है अगर आप उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अगर उसकी पाकिस्तान इज प्लॉटिस्तान। अगर पाकिस्तान की मईशत को चलना है तो रियल एस्टेट और बैंकिंग सेक्टर को रुकना होगा, दोनों को बदलना होगा, वाइट इकोनॉमी में आना होगा। आपको आपका बैंक वाला बोलेगा करंट अकाउंट खोलें, आपने नहीं खोलना है। पाकिस्तान की टॉप गाड़ी रीजनल मैनेजर को मिलेगी अगर वो 300 बिलियन के करंट अकाउंट्स लेकर आ जाए। There you go, क्योंकि खबर है, क्योंकि वो बैंक को मुफ्त के पैसे दे रहा है। फॉर्च्यूनर की कीमत में कुछ 25% कमी कर दी है टोयोटा ने। अच्छी बात है। आपको तो पता है हमें डाले से कितना प्यार था। वो अली खजर कह रहे हैं इमरान खान को पसंद नहीं करते हैं स्टॉक मार्केट वाले। देखिए इमरान खान ने तो टोटल 3.5 साल ही गुजारे हैं ना, तो दैट इज नॉट अ लॉन्ग इनफ पीरियड टू जज। लेकिन नवाज शरीफ को तो पसंद करते हैं। हाँ, इनकी पॉलिसीज ये लोग ना IMF के साथ हमेशा बना के रखते हैं। पाकिस्तान में अगर सरवाइव करना है तो सबसे अच्छा हेज ये है कि आप डॉलर में कमाएं और रुपीस में खर्च करें। तो पाकिस्तान में रहना है तो जी IMF कहना है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रफ्तार नाउ। और खुशामदीद के बाद सबसे पहले वही एक बात जिसके लिए मुझ पर बहुत दबाव रहता है। भाईजान, स्टिल 74% ऑफ यू पीपल वॉच दिस पॉडकास्ट विदाउट सब्सक्राइबिंग टू इट। खुदा दा वास्ता है, hit the subscribe button. My social media department is killing me कि I don't give enough calls. So please do that. You know, जब मैं समा में था डायरेक्टर न्यूज़, तो हमारे डायरेक्टर मार्केटिंग थे जॉनथन मार्क टैटी। वो एक मिसाल दिया करते थे। वो कहते थे कि when the times are good, do marketing. And when the times are bad, do even more marketing. तो मेरे ख्याल से इन्वेस्टमेंट की भी कुछ ऐसी ही मिसाल है। अब मैं जानता हूँ आजकल 400 रुपये के पेट्रोल के साथ लोगों के पास शायद घर चलाने के अंदर भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। आज मेरे एक जो पड़ोसी हैं, मैं नीचे उतरा तो उनके बाहर एक बाइट खड़ी हुई थी, BYD खड़ी हुई थी और चार्ज हो रही थी। मैंने कहा इरफान भाई स्विच, कह रहे हाँ यार पेट्रोल अफोर्ड नहीं हो रहा। सो वी आर सीइंग अ ह्यूज स्विच वेयर पीपल आर डूइंग डिफरेंट थिंग्स टू कंट्रोल देयर एक्सपेंसेस और थोड़ा सेव करें। लेकिन एट रफ्तार नाउ we love to talk about money and what to do with money and how to make money. 2 हफ्ते पहले मैंने और अदीन ने बात की थी कि हमारी जो मनी हैबिट्स हैं उनमें क्या प्रॉब्लम्स हैं और हम कैसे पैसे का सही इस्तेमाल कर सकते हैं। लास्ट वीक आई सैट विद अ गेस्ट एंड वी डिस्कस्ड कि पाकिस्तान में अगर सर्वाइव करना है तो सबसे अच्छा हेज ये है कि आप डॉलर में कमाएं और रुपीज़ में खर्च करें। और आज एक दफ़ा फिर मैंने हमारे एक यूजुअल गेस्ट हैं, जब भी लाहौर से आते हैं हम इन्हें अपने साथ बिठा लेते हैं, अब्दुर्रहमान नजम, उनको दावत दी है और हम आज इनसे बात करेंगे मार्केट कैसी लग रही है, लेकिन मार्केट से ज़्यादा इकॉनमी कैसी लग रही है। वेलकम टू कराची। थैंक यू सो मच फरहान भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्पेशली जब क्राइसिस टाइप सिचुएशन हो तो मनी मैनेजमेंट जो है ना स्ट्रेस मैनेजमेंट से भी लिंक्ड हो जाती है। तो मैं खुद इसके बारे में बड़ा सोच रहा था कि किस तरीके से लोगों को इस बारे में सोचना चाहिए। तो मैंने ना एक 3 पिलर का फ्रेमवर्क डिज़ाइन किया है कि लोगों को किस तरीके से सोचना चाहिए। सबसे पहले तो देखें, अनसर्टेनिटी अब अगले कुछ एटलीस्ट 6 महीने तक तो रहेगी। ये वॉर अगर ख़त्म हो भी जाती है तो जो इसके परमानेंट इफेक्ट्स हो गए हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर दुनिया में तबाह हो गया है, उसकी वजह से हो सकता है हमें ये पेट्रोल डीजल महंगा ख़रीदना पड़े 6 महीने तक उससे। और पाकिस्तान में स्पेशली, जैसे आपके एक पॉडकास्ट में मैंने सुना था, एक एवरेज बंदा जो 50,000 की भी सैलरी कर रहा होता है वो 10 से 15,000 तो फ्यूल में इस्तेमाल कर रहा होता है। तो इस पूरे टाइम में अपनी एक्सपेंसेस को कैसे मैनेज करना है। फिर वो लोग भी हैं जिनके पास थोड़ी सी सेविंग्स हैं, तो वो इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा भी उठा सकते हैं। उन्होंने देखना है कहाँ अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ये जो इकॉनमी पूरी चेंज हो गई, अब मैं कहाँ इन्वेस्ट करूँ। तो फर्स्ट पिलर है, आपने ये देखना है कि 1 से 2 साल की आपके जो एक्सपेंसेस है ना वो आपके पास सेविंग्स में होने चाहिए। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपकी जॉब, ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं उसमें नेगेटिवली अफेक्ट हो सकती है, जैसे हमारे बहुत सारे ओवरसीज़ हैं, तो फिर आपके पास 2 साल के एक्सपेंसेस होने चाहिए। देखो ठीक है, एक इसको इमरजेंसी फंड भी कह सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास ये नहीं है, अगर आज आप जिस सूरत हाल पे खड़े हैं आपके पास ये ऑलरेडी फ़ंड क्रिएटेड नहीं है, फ़ौरन जो है ना आपको कोशिश करनी चाहिए जितने एक्सपेंसेस कट हो सकते हैं फ़ौरन करें। अपने फ्यूल एक्सपेंस को, हाँ ये रेड फ्लैग है, आपको फ़ौरन पूरी फैमिली को इन्वॉल्व करें इसके अंदर। सबको देखें, जहाँ जहाँ थोड़ा बहुत कट लग सकता है, रेस्टोरेंट स्पेंडिंग पे कट लग सकता है, फालतू ट्रैवल पे कट लग सकता है, या किसी और तरीके से कोई भी चीज़ कम हो सकती है, उसको फ़ौरन कट करके एक अपने एक्सपेंसेस और इनकम को जो है बैलेंस में लेकर आएँ। ठीक है, अगर आपके पास ये है, आपकी सिचुएशन अच्छी है, आप जो है इस चीज़ को फुलफ़िल करते हैं, फिर आपने देखना है कि अब मैंने इन्वेस्ट किधर करना है, इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा कैसे उठाना है। तो इस पर्टिकुलर इमरजेंसी फ़ंड के बाद जो आपकी रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट रह जाती है, जो सेविंग्स रह जाती है, उसको अब आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है डिफरेंट ऑप्शंस में। ठीक है, उसमें स्टॉक मार्केट भी है, उसमें रियल एस्टेट भी है, उसमें गोल्ड भी है और उसमें फिक्स्ड इनकम भी है। अच्छा, ये जो आपका पहला वाला इमरजेंसी फ़ंड है ना, इसको आपने करंट अकाउंट में नहीं रखना,
ये आपने सिर्फ एक ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे इस पे भी थोड़ा थोड़ा रिटर्न आता रहे। तो उसके लिए शरिया कंप्लायंट इनकम फंड्स भी हैं, शरिया कंप्लायंट मनी मार्केट फंड्स भी हैं, या अगर आप, क्योंकि कन्वेंशनल बैंक्स तो एक अच्छा रिटर्न दे देते हैं सेविंग्स अकाउंट पे और आप उससे ओके हैं, तो आप बैंक का सेविंग अकाउंट भी बहुत कंसिडर कर सकते इंपॉर्टेंट हैं। बात बता रहे हैं अब्दुल रहमान, आपको आपका बैंक वाला बोलेगा करंट अकाउंट खोलें, आपने नहीं खोलना है आपने सेविंग्स में जाना है। आपने देखा अभी थोड़े दिन पहले मैंने देखा था कि यूबीएल के रीजनल मैनेजर जिसने 300 बिलियन के करंट अकाउंट्स एक्यूमुलेट कर लिए, उसको पता है कौन सी गाड़ी मिल रही है? पाकिस्तान की टॉप गाड़ी रीजनल मैनेजर को मिलेगी अगर वो 300 बिलियन के करंट अकाउंट्स लेकर आ जाए। There you go, क्योंकि खबर है। क्योंकि वो बैंक को कोई मुफ्त के- 5-10 अरब रुपए कमा के दे मुफ्त रहा के पैसे दे रहा है, मुफ्त के पैसे दे रहा है, मुफ्त के। ये एक अलग बहस में जा रहे हैं, वापस आ जाते हैं। करंट में नहीं रखना है, शॉर्ट स्टोरी। करंट में नहीं रखना, बैंक के सेविंग अकाउंट में रख लें, या फिर मनी fund मार्केट में चले फंड्स होते हैं, वो भी आपको कोई भी 1 दिन से 2 दिन में आपके पैसे जो है आपके अकाउंट में आ जाते हैं। ठीक है, तो आपको ना 10-11% मिलता रहेगा। ठीक है। तो एक अच्छा वो है, वो ठीक भी है। थोड़े से बढ़ जाएंगे। अब फिर जो बाकी सेविंग्स बच जाती हैं उसको आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है, स्टॉक मार्केट में कर सकते हैं, गोल्ड में कर सकते हैं, मज़ीद इनकम फंड में और भी कर सकते हैं ताकि वो नीचे ना जाएं, वो सेफ होते हैं। और फिर उसके अलावा प्रॉपर्टी आ जाते हैं। अब क्राइसिस सिचुएशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है लिक्विडिटी। वो जैसे अमेरिका में कहते हैं ना, इट्स द इकोनॉमी स्टूपिड। इस तरीके से जब सिचुएशन क्राइसिस की हो तो इन्वेस्टमेंट के अंदर अप्लाई होता है इट्स द लिक्विडिटी स्टूपिड। तो प्रॉपर्टी में तो बिल्कुल इन्वेस्ट करना सेंस नहीं बनता, क्योंकि इस तरह की जब सिचुएशन होती है कभी भी आपको कोई प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस प्राइस पे नहीं मिलेगी, क्योंकि जो सेलर होता है उसको भी पता होता है इसकी क्या वैल्यू है, वो आपको इतनी ज़्यादा बार्गेन पे उसको नहीं बेचेगा। और अगर आपने उसमें इन्वेस्ट कर लिया, एक हैंडसम अमाउंट ऑफ योर सेविंग्स जो है वो लॉक हो जाएगी। पाकिस्तान में ऑलरेडी ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि हम सब जो है, स्पेशली जिनके पास लेट से डिफेंस या दूसरे इलाकों में घर हैं, वो एसेट रिच तो हैं लेकिन वो इनकम स्टार्व्ड हैं। आपने ये भी देखा होगा लोगों के पास पुराने फैमिली के महंगे महंगे घर हैं लेकिन इनकम जो है वो उसमें स्ट्रगल कर रहे होते हैं। तो आपने इस क्राइसिस सिचुएशन में लिक्विड एसेट्स में रहना है, तो गोल्ड में रहना है, स्टॉक मार्केट में रहना है, या आपने फिर फिक्स्ड इनकम में रहना है। एक अच्छा रूल ये हो सकता है कि अराउंड 40-50% जो है आप इसको फिक्स्ड इनकम में ही रखें और बाकी सारी जो इन्वेस्टमेंट है वो स्टॉक मार्केट और गोल्ड में डिस्ट्रीब्यूट करें। इसमें मैं आपसे तफसील में कुछ सवालात करूंगा, लेकिन पहले थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं इसको। आपने ऑप्शंस में चले गए, आप एवेन्यूज़ में। मैं एवेन्यू से पहले अगर आपको रोकूं, एक तो इकोनॉमी के ऊपर हम थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी आई है, 100 बेसिस पॉइंट का इजाफा हो गया है और ये एंड नहीं है। एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि शायद यहाँ से और इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे क्योंकि इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स नज़र आ रहे हैं। जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, इफ़ आई कैन रीड इट फॉर यू, जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं स्टेट बैंक ने, वो ये हैं कि दिस अलॉन्ग विद द एक्सपेक्टेड स्पिल ओवर ऑफ द ऑनगोइंग मिडल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट on industrial and services sector activity in Q4 is expected to result in real GDP growth of FY26 turning out closer to the lower bound of the earlier projected range. The moderation in economic activity is likely to continue next fiscal year as well. Absolutely. मतलब ये और फिर टैक्स कलेक्शन तो है ही जो पूरा नहीं हुआ है। मतलब कल का मुझे काफ़ी सॉम्बर मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट है। मतलब वो कह रहे हैं कि ये ईरान वॉर का जो इम्पैक्ट है, जो हमारे ऊपर झटका आ रहा है, ये इस फिस्कल ईयर नहीं, ये फिस्कल नेक्स्ट में भी कंटिन्यू, नेक्स्ट फिस्कल में भी कंटिन्यू करेगा। मेरे हिसाब से पता है जो सबसे बड़ा चैलेंज क्या होगा बजट बनाने में, हम लोग 1000 अरब से भी ज़्यादा पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी में कलेक्ट करते थे बजट में जी, और ये सारा फेडरल को जाता था। ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट फिगर होता है। तो अगले साल अगर यही प्राइसेस रहती हैं $100 के आसपास, $90 के आसपास, तो ये आप कहाँ से लाएंगे? कहाँ से लाएंगे? ये सैलरी क्लास पे आप ऑलरेडी इतने टैक्स लगा चुके हैं, कॉर्पोरेट टैक्स आपके ऑलरेडी जो है 39% पे हैं, सुपर टैक्स मिला के, तो ये आप कहाँ से लाएंगे? तो और ये इसके बावजूद 600 बिलियन रुपीस का शॉर्टफॉल है एफडीआर को, और इसकी वजह से मोस्ट प्रॉब्ली आपको पीएसडीपी कट लगाना पड़ेगा, जो आपका वही पूरा यही होता है हर बजट में, जितना शॉर्टफॉल आ रहा होता है उतना पीएसडीपी जिससे ग्रोथ इफेक्ट जिससे ग्रोथ। अच्छा, जो स्टेट बैंक कह रहा है, मैं आसान अल्फाज में लोगों को समझाता हूँ, इनकी ना असल में हर 6 महीने बाद इन्फ्लेशन और ग्रोथ की प्रोजेक्शंस देते हैं। तो अभी इन्होंने लेटेस्ट दिया होता है कि 5 to 7% हमें लग रहा है अगले 6 से 1 साल के लिए। तो वो अब ये कह रहे हैं कि पहले हमें लग रहा था 6 होगा, लेकिन अब ये 7 की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है, और हो सकता है ये इसको 7 to 9 भी कर दें। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। और ग्रोथ इन्होंने दी हुई थी 3.25 से 4.25, और पहले एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 4 के करीब होगी, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि ये 3.5 के आसपास आ जाएगी। अब ये
इतना ज़्यादा कंसर्निंग अगर तो सिचुएशन बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होती, लेकिन अगर तो ऑयल 200 पे चला गया और उस तरह की चीज़ें हो गई तो फिर तो ऑब्वियसली पूरी एक दुनिया में हैवक मच जाएगी। लेकिन अगर इसी तरीके से चलता है, और हम इसको ना आगे डिस्कस भी करेंगे, मैंने ये पिछले 2-3 साइकिल्स जिसमें वॉर की वजह से ऑयल 100 पे चला गया और फिर आगे क्या होता है इकॉनमी पे, ये भी काफ़ी ज़्यादा रिसर्च की थी पिछले महीने में। तो उसमें जो है अभी भी स्टेट बैंक ने आईएमएफ से जो अग्री किया हुआ ना, वो कहा हुआ है कि हम अपने इंटरेस्ट रेट को 2 to 3% अबव रियल इंटरेस्ट रेट रखेंगे, यानी कि जो भी इन्फ्लेशन चल रही होगी उससे 2 से 3%। अब बहुत सारे लोग इसको समझते हैं कि अगर इन्फ्लेशन किसी महीने में 13-14 आ गई तो स्टेट बैंक फ़ौरन उसको 17 कर देगा। ऐसे नहीं होता, और अभी आएगी भी 12-13%। अगर 1-2 महीने और खाली prices कह ऐसे रहे हैं रहते हैं, तो 12-13% तक चली जाएगी। लेकिन फिर ये चीज़ें जब नॉर्मलाइज होंगी तो अगले साल की एवरेज मोस्ट प्रॉब्ली हो सकता है 9% या अराउंड हो। ठीक है, जब चीज़ें नॉर्मलाइज 6 महीने आपके हाई इन्फ्लेशन होगी, 6 महीने थोड़ी सी कम हो जाएगी, तो वो एवरेज कोई 9-10 के आसपास हो जाएगी। तो हमने 11.5 जो रखा हुआ है एक तरह से, उस पर हम ऑलरेडी पहुंच गए। ठीक है, और ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स जो है वो ऑब्वियसली थोड़े से कम होंगे, पीएसडीपी का भी इम्पैक्ट होगा, और ज़ाहिर है लोगों का स्पेंडिंग नहीं होगी तो ग्रोथ के प्रॉस्पेक्ट्स थोड़े से डिक्लाइन हो जाएंगे। आपकी रेवेन्यू कलेक्शन जो है उसमें भी गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, कोई नई तरीके से सोचे, कोई जो अनटैक्स्ड सेक्टर्स हैं उन पर भी थोड़ा सा टैक्स लगाए, उनसे भी कोई 200-300 अरब रुपए कलेक्ट कर ले। सारी चीज़ें जो है वो कॉर्पोरेट सेक्टर और सैलरीड क्लास से कलेक्ट नहीं करनी। अब इन सारी चीज़ों को अगर देखें तो पीएसडीपी थोड़ा सा कट हो गया, सही है, ग्रोथ भी थोड़ी सी कम हो गई, तो आप सोचेंगे कि हो सकता है स्टॉक मार्केट इतनी ज़्यादा परफॉर्म ना करे। लेकिन स्टॉक मार्केट में तो इस तरह के जो सेक्टर्स हैं वो हैं ही कोई 20, मुश्किल से 20 से 25%। सीमेंट सेक्टर, स्टॉक ग्लास पे आ सेक्टर, जाते हैं अभी, सारी चीज़ें हो गई। स्टॉक पे तो हम पूरे डिटेल में बात करेंगे ना। पहले थोड़ा सा इकोनॉमी को आपने बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये तो इससे फिस्कल साइड का प्रेशर है, एक आपका एक्सटर्नल अकाउंट का भी प्रेशर है, जिसके अंदर अल्लाह ताला खुश रखे हमारे गैर MBS नहीं MBS को तो रखे ही रखे वो जो हमारे बाहर लोग पाकिस्तानी रहते हैं, बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी, कि उन्होंने आपके एक्सटर्नल अकाउंट को बचाया हुआ है। आपकी एक्सपोर्ट्स में नेगेटिव ग्रोथ है, रेमिटेंसेस विल कम अंडर प्रेशर, इट्स बीइंग सेड कि रेमिटेंस में प्रेशर आएगा, यूएई के साथ जो आपकी गड़बड़ हुई है उससे मसाइल होंगे। तो एक्सटर्नल अकाउंट पे सिर्फ एक ही आपकी सिल्वर लाइनिंग है, वो है रेमिटेंसेस। बाकी कोई कहीं से समझ में नहीं आ रहा कि क्या होगा। यूरो बॉन्ड आपने किया, इट्स एट 7%, उसके बारे में भी लोग बोल रहे हैं कि प्रॉब्ली अली खजर सेट के इट वाज, और एक किसी पार्टी ने ही उठा लिए हैं वो किसी सिंगल पार्टी ने ही उठाए हैं वो यूरो बॉन्ड्स, सो विच इज़ प्रॉब्ली समवेयर फ्रॉम द मिडल ईस्ट। तो वो 3.5 बिलियन की ही सेटलमेंट का हिस्सा है वो, 3 तो ऐसे आ गए और 500 ऐसे आ गए। तो आपकी जो रिलायंस ऑन वन कंट्री है वो इतनी मतलब ख़तरनाक हद तक बढ़ गई है। सो एक तो एक्सटर्नल सेक्टर पे ये मसाइल है। मैं लेकिन आपसे मूविंग फॉरवर्ड, 23 जनवरी 24 जनवरी 2026 स्टॉक मार्केट हिट करती है 189,000 हो जाए इंशाल्लाह, अभी 1,79,000 के लेवल को हिट करती है। ये हाईएस्ट लेवल था। यस। तो जंग तो एक महीने बाद शुरू हुई, लेकिन मार्केट ऑलरेडी ब्रीदर ले रही थी, मार्केट थोड़ा पीछे आ गई थी। मार्केट जंग शुरू होने से पहले ही मेरे ख्याल से 5-7-8% तो 165 was the Friday before the war। बहुत आला। सो यानी कि तकरीबन 10% का डिक्लाइन तो मार्केट पहले ही ले चुकी थी। उसके पीछे क्या वजूहात थी कि मार्केट एक ब्रीदर ले रही थी? क्योंकि मैं और आप उससे पहले बैठे थे और अदील के साथ ही बैठा था, वी वर ऑल वेरी बुलिश, और हमें तो लग रहा था कि ये तो गया 2 लाख अभी, और लेकिन वो मार्केट ने अचानक रिस्ट्रेन, क्या फैक्टर्स थे जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया उस कूलिंग ऑफ को? अच्छा, इसको मैं उसी तरह से एक्सप्लेन करूँगा जैसे आपने पिछले हफ्ते भी अदील के साथ भी डिस्कस किया ना कि क्रेज़ी तेज़ी हो गई थी स्टॉक मार्केट में। और हम 40,000 से जो है 190,000 तक चले गए थे। उस वक्त आप ऐसी रेंज में नहीं थे कि आप कहोगे कि नहीं अब ये एक बबल बनने जा रहा है। और सबसे अच्छा तरीका, जैसे हम पहले भी डिस्कस करते रहते हैं, सबसे अच्छा तरीका होता है देखने का कि चीज़ें महंगी हैं या सस्ती हैं, पी रेशो क्या चल रहा है। ठीक है, यानी कि एक दुकान का अगर 100 रुपये किराया आ रहा है तो उसकी कीमत क्या है। ठीक है, तो वो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का पहुँच गया था 9 पे। ठीक है, यानी कि एक कंपनी अगर 100 रुपये कमा रही थी, उसकी एवरेज प्राइस हो गई थी 900। अब ये पाकिस्तान के हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा नहीं है। हम 12 तक भी जाते हैं, 13 तक भी जाते हैं, फिर कभी कभी हम लोग 5-6 पे भी आते हैं जब इकॉनमी बिल्कुल ख़राब होती है। तो अब ये एक नॉर्मल चीज़ें चलती रहती हैं स्टॉक मार्केट में, रैली आती है, उसके बाद जो है करेक्शन आ जाती है। ये जो पर्टिकुलर करेक्शन थी उसके अंदर फॉरेन सेलिंग काफ़ी ज़्यादा आई थी। और आपने देखा होगा ये जब से ये 40,000 से लेके ऑलमोस्ट 190,000 की रैली हुई है, 50-60% की रैली होती है
और फिर आपकी 10-15% की करेक्शन होती है। 40,000 से पहले हम 60 पे गए, फिर जब इलेक्शन हुए हम लोग तकरीबन 54 पे आ गए वापस, फिर हम 80,000 तक गए, फिर वो जो पूरा सुप्रीम कोर्ट की अनसर्टेनिटी हुई उसमें हम जो है 72,000 75,000 पे आ गए, एक करेक्शन फेज आ जाता है, फिर हम 120,000 तक गए 2024 के आखिर में, और फिर एक पूरा कूलिंग ऑफ पीरियड आया जिसमें अमेरिका के इलेक्शंस हो रहे थे, लोगों को लग रहा था कि ट्रंप आएगा तो इमरान खान को जेल से निकाल लेंगे, फिर इंडिया की वॉर भी हो लोगों गई को लगा उसमें। अनसर्टेनिटी होगी। हाँ, तो फिर हम 1,05,000 पे आ गए। ठीक उसके है। बाद बहुत बड़ी रैली आई 6 महीने के अंदर, ऑलमोस्ट 1,05,000 से आप 190,000 पे चले। बिल्कुल ठीक है। तो ये एक थोड़ी सी ओवर एक्सटेंशन भी हो गई थी, ठीक है। प्राइसेस थोड़ी सी ओवर एक्सटेंडेड हो गई थी, और उसकी जब करेक्शन हुई पहले फॉरेन सेलिंग उसका रीज़न बना और फिर वॉर हो गई। तो इस वजह से ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन आपने देखना होता है कि मेरे पास और क्या क्या ऑप्शन है। Yes. एक रीज़न ना मेरे हिसाब से ये भी था कि बहुत जल्दी जो हमारा पी रेशो 9 पे गया ना, आप देखें पाकिस्तान में ऑप्शन होते हैं रियल एस्टेट के, बैंक में पैसे रखने के, और उसके अलावा बिजनेस का। ऑप्शंस के खिलाफ लाते हैं Options स्टॉक जो है ना मार्केट बहुत को। बुरे हैं पाकिस्तान। इस ऑप्शंस के साथ कंपेयर करते हैं स्टॉक मार्केट। लेट्स जस्ट लुक एट लिटिल डीपर इनटू द स्टॉक मार्केट फर्स्ट। देयर आर फ्यू कंपनीज जिनके बारे में तो बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है कि ये बेनिफिट कर रहे हैं इस पूरी सिचुएशन से, पावर साइड पे भी और इलेक्ट्रिक साइड पे भी। मैं हबको की बात कर रहा हूँ, जिनको मतलब हर क्राइसिस से कोई ना कोई बंदा, मतलब मैं ये नहीं कह रहा इसमें गलत बात है, बट उनके बिजनेस को उससे फ़ायदा हो रहा है। यू लुकिंग एट ऑटो सेक्टर के अंदर साजगार हो गया, ये जो बड़ी गाड़ी बनाने वाले हैं सारे हैं, और ये निशात वाले हैं जिनका आपने बताया था, जिनके पास हाइब्रिड या PHEV भी है, वो they're doing well, उनके नंबर्स भी यकीनन अच्छे आएंगे। बट लुकिंग एट रेस्ट ऑफ द सेक्टर्स, मतलब हमारे मार्केट की तेज़ी का एक बहुत बड़ा हिस्सा बैंक से आया था। यू विल सी मॉडरेशन देयर। और दूसरी बात, एक आपने इंपॉर्टेंट बात की, वो बात क्या कि आप निकल गए थे लेकिन मैं आपको वापस वहाँ लेके जाऊँ। आपने कहा कि वैल्यूएशंस जो आएंगी, आपने कहा रियल एस्टेट में वैल्यूएशन नहीं, लेकिन मुझे बताएं, लेकिन मार्केट तो अभी भी आसपास ही खड़ी हुई है हिस्टोरिक हाइस के, तो वैल्यूएशन को बहुत ज़्यादा मौका तो लगा था जब 150-149 पे गई थी। अभी जब दोबारा ये आ गई है जिन लेवल्स पे, तो चीज़ें तो फिर प्रीटी मच वहीं पे हैं जहाँ पे मार्केट हिस्टोरिक हाइस पे थी, जैसे अमेरिकन स्टॉक मार्केट में हो रहा है कि इट्स एट हिस्टोरिक हाइस। ये थोड़ा अजीब काम नहीं हो रहा है इस दफ़ा? देखिए, हम चले गए थे 9 पी रेशो पे, और जब 150,000 हुआ ना तो हम 7 पी रेशो पे आ गए थे, तो आज हम तकरीबन 8 पे खड़े हुए हैं। ठीक है, अब इसको ना थोड़ा सा वॉर पर्सपेक्टिव में समझते हैं अगले 1-2 साल में क्या हो सकता है। इस पर ना हमने क्या किया, तो जैसे कहते हैं ना सबसे अच्छा टीचर हिस्ट्री होती है। हमने 3 एग्जांपल्स निकाली जो कि पाकिस्तान की इकॉनमी पे कोई मिडल ईस्ट साइड पे कोई वॉर हुई, ठीक है, और उसकी वजह से एकदम से 6 महीने के अंदर ऑयल की प्राइस डबल हो गई। ठीक है, ठीक है, ऑयल उसके अलावा कुछ टाइम पे भी बढ़ा था, लेकिन वो डिमांड ड्रिवन फैक्टर्स या ओपेक के बीच में कोई प्रॉब्लम हो गई, उसकी वजह से वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है। ठीक है। पिछले ऑलमोस्ट 35 ईयर्स में ये सिर्फ 3 एग्जांपल्स हैं जिसमें ऑयल जो है 6 महीने में डबल हुआ है, और उसके पीछे रीज़न भी वॉर थी। फर्स्ट जो है कुवैत और इराक की वॉर 1990 में, फिर 2003 में इराक और यूएसए की वॉर, और फिर लेटेस्ट 2022 में रशिया और यूक्रेन की वॉर। ठीक है। इन तीनों सिचुएशंस में हमने ना पूरा स्टडी किया कि मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पे क्या इफेक्ट आता है, स्टॉक मार्केट को क्या होता है, इन्फ्लेशन को क्या होता है, इंटरेस्ट रेट किधर जाता है, ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं। तो ये जब इनिशियल स्पाइक आता है आपकी इन्फ्लेशन भी बढ़ जाती है। ठीक है। आपकी इन्फ्लेशन जब 1990 में होता है ना, उस वक्त भी ऐसे 5-7% के बीच में चल रही थी, एकदम से 14% पे चली गई थी, जिस बिल्कुल जैसे अभी हो रहा है। अब इसमें जो नंबर 1 डिटर्मिनिंग फैक्टर होता है ना, जो कि डिसाइड करता है कि इकॉनमी संभल जाएगी या मुल्क जो है वो रिजर्व्स डिप्लीशन की तरफ चला जाएगा और मैक्रो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी हो जाएगी, वो है कि जो डीजल और पेट्रोल महंगा हो वो आप प्राइस इंक्रीज करेंगे कि नहीं करेंगे। वो कर रहे हैं इस दफ़ा, और इस बार अगर कर रहे हैं तो फिर इसका मतलब है कि आपके रिजर्व्स उस तरीके से नीचे नहीं जाएंगे, आपका जो फिस्कल डेफिसिट है वो भी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। हाँ, फिस्कल साइड पे तो इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन एक्सटर्नल साइड पे तो पड़ेगा ना, क्योंकि ज़्यादा डॉलर्स तो ज़्यादा एक्सटर्नल साइड थोड़ी सी अच्छी मैनेज हो गई है विद द हेल्प ऑफ आवर फ्रेंड्स। ये रिजर्व्स आप देखें, अभी जब ये IMF की ट्रांच आएगी 9-10 मई तक, तो हमारे रिजर्व जो है $17 बिलियन के हो जाएंगे, और ये हाईएस्ट होंगे पिछले 5 साल में। हाँ, लेकिन इसमें से $15 बिलियन आर नॉट आवर्स। अब वो एक पाकिस्तान का फीचर है, वो तो कंटिन्यू रहेगा तो वो एक तरह से एक ओवरनाइट तो चीज़ें चेंज नहीं होंगी ना, बट आप कह सकते हैं कि इसमें इम्प्रूवमेंट आई है, क्योंकि पहले हमारे ये सारे जो थे ना कर्जे, चाइना, सऊदी अरेबिया, UAE, ये सब 1 साल के रोल ओवर पे होते थे, लेकिन इस टाइम में $2 बिलियन जो है सऊदी अरेबिया ने, 2 या 3 बिलियन डॉलर उन्होंने 3 साल के लिए आई, 2 बिलियन डॉलर 2 से 3 साल के लिए आई कर दिया, तो थोड़ी सी उधर इंप्रूवमेंट आ गई है। हमारा रिलायंस ऑन सऊदी अरेबिया बढ़ है, लेकिन उन्होंने एक्सटेंशन ज़्यादा दी है, तो रिजर्व साइड पे गवर्नमेंट अच्छी कर
समझ गया मैं, लेकिन वैल्यूएशन तो टाइट ही है ना अभी, वैल्यूएशन कहाँ नजर आ रही है, कोई अपॉर्चुनिटी कहाँ नजर आ रही है? अच्छा, तो फिर ये जो तीनों सिनेरियोज है ना, इसमें सब में हमारे जो पी रेशोज थे ना, जब ये करेक्शन हो गई, ज़्यादातर जो करेक्शन आनी होती है ना वो पहले 28 दिन में आ जाती है। हमने एक इसमें ना पूरी वीडियो भी डाली थी हमारे यूट्यूब चैनल पे, और वो बिल्कुल जब 28 दिन हुए थे ना, एक महीना हो गया था और उस वक्त डाली थी। उस वक्त हम कोई 150,000 के आसपास। ठीक है। तो हमने सारा देखा कि जब करेक्शन हो जाती है, तीनों इंस्टेंसेज में हमारे पी रेशो 7 के आसपास आ गए। इन तीनों इंस्टेंसेज में जितनी मार्केट ने नीचे आना था 20 से 25% के पीछे, तीनों इंस्टेंसेज में ऐसे ही आया। और रिजल्ट फिर ये हुआ कि आगे ऑयल प्राइसेस आगे बढ़ती हुई रहीं। यानी कि ये जब 1990 में हुआ था तो ऑयल प्राइसेस मेरे हिसाब से $15 से $35 पे चली गई थी, और 6 महीने 9 महीने तक $35 पे रही, फ़ौरन नीचे नहीं आ गई। ठीक है। इसी तरीके से जब 2022 में हुआ तो तब भी पहले $120 पे गई, लेकिन फिर $100 तक ऑलमोस्ट 8-9 महीने। कंपेयर पाकिस्तान इकोनॉमीज मेकअप ऑफ 90s विद और इवन 2002 2005 विद व्हाट इट इज टुडे? कैन यू डू दैट? Because fundamentals 2022 से कर सकते हैं, पूरा नहीं कर सकते क्योंकि आपके इकोनॉमी का स्ट्रक्चर ही चेंज हो चुका है। 2022 से तो बिल्कुल कर सकते हैं, 2022 से कर सकते हैं। हाँ, 2022 से कर सकते हैं। 2022 को भी अगर आप बेस बनाए ना, हमने लोगों को एक्सप्लेन किया कि जब इस तरह की सिचुएशन होती है और आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपका 1 साल में कितना प्रॉफिट आता है, 2 साल में कितना आता है, 3 साल में कितना आता है। तो जो पहली 2 इंस्टेंसेस थी ना, उसमें हमने पेट्रोल डीजल की प्राइस पास ऑन कर दी थी, उसमें पहले साल में बहुत अच्छा प्रॉफिट आया, तकरीबन 40% के आसपास। 2 साल में अराउंड 100% आया, और 3 साल में कोई 150 से लेकर 200 की रेंज बनी। और 2022 में क्योंकि हमने प्राइस पास ऑन नहीं की और वो 6 महीने तक पूरी सब्सिडी चलती रही, उसकी वजह से आपके रिजर्व्स भी ख़राब हो गए, सारा कुछ हो गया, और अब आप उसको आहिस्ता आहिस्ता बिल्ड कर रहे हैं, स्टेट बैंक जो है मार्केट से बाय कर करके। ठीक है। तो उसमें पहले साल में अच्छा रिजल्ट नहीं आया, -5% था, लेकिन 2 साल में तब भी बहुत अच्छा प्रॉफिट आया। 2 साल के बाद हमारी मार्केट ऑलमोस्ट जो है वो 70,000 के आसपास चली गई। तो इमरान खान भी चले गए ना, इमरान खान वो अली खजर कह रहे हैं इमरान खान को पसंद नहीं करते हैं स्टॉक मार्केट वाले, इज दैट ट्रू? देखिए, इमरान खान ने तो टोटल 3.5 साल ही गुजारे हैं ना, तो दैट इज़ नॉट अ लॉन्ग इनफ पीरियड टू जज। लेकिन नवाज शरीफ को तो पसंद करते हैं। हाँ, इनकी पॉलिसीज ये लोग ना IMF के साथ हमेशा बना के रखते हैं। मतलब इनकी आप देखें ना, इनकी प्रायोरिटी होती है कि IMF प्रोग्राम डिरेल नहीं होना चाहिए, तो वो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए। और इमरान खान ने तो आने के बाद भी IMF से बहुत डिले डालिंग की थी ना। हाँ, 2-3 बार करनी पड़ गई। एक वैसे ही नेचुरली हो गई, शुरू में टीम अच्छी नहीं थी, फिर कोविड आ गया और फिर जो है वो रिजीम चेंज वाली चीज़। तो पाकिस्तान में रहना है तो जी IMF कहना है ज़रूरी है। मतलब आपके पास रिजर्व्स नहीं है तो अगर काफ़ी नाजुक सूरत हाल है, लेकिन सच्ची सूरत हाल। देखिए, ये ऐसे नाजुक है लेकिन सच है। हाँ, एक ऐसे है कि एक बंदा है, उसके पास जो है ना अपने एक्सपेंसेस करने को पैसे नहीं है। ठीक है, अब वो किसी से 1 साल का कर्जा ले लेता है, 2 साल का कर्जा ले लेता है। अब अगर उस 1-2 साल में उसने अपने आप को पाँव पे खड़ा कर लिया तो फिर वो उसको टाटा बाय बाय कर देगा। अगर वो नहीं करेगा, जो कि हम नहीं कर पा रहे, लेकिन हम नहीं कर पा रहे ना। खैर, वो एक अलग तरफ चले जाएंगे, मैं आपको वापस लाता हूँ। अच्छा, IMF के साथ ताल्लुकात जैसे भी हैं फ़िलहाल तो ठीक हैं। बेसिकली IMF के साथ ताल्लुकात अमेरिका के साथ ताल्लुकात के साथ ठीक होते हैं। अमेरिका के साथ आपके फैंटास्टिक ताल्लुकात हैं, फेवरेट फील्ड मार्शल हैं, फैंटास्टिक प्राइम मिनिस्टर हैं, ऑल इज़ वेल। सो जब वाशिंगटन DC में ऑल इज़ वेल तो उसके आसपास ही हैं सारे इदारे, IMF, वर्ल्ड बैंक, सारा कुछ, तो फिर सारे जगहों का सारे इदारों का मौसम अच्छा हो जाता है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि मैं आपको फिर उधर लेके आता हूँ। स्टॉक मार्केट में ये जो अपॉर्चुनिटी थी, जैसे कोविड आया था, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। कोविड में मार्केट 40,000 38,000 पे थी, गिरी 28,000 पे आ गई। तो एक बड़ी लंबी अपॉर्चुनिटी मिली थी आपको एंट्री लेने की, और 28 पे रही थी काफ़ी अरसा, फिर मार्केट पलटी थी, फिर 40 पे आ गई थी। तो कम अज़ कम यही एक अच्छा खासा वो था। इधर प्रॉब्लम ये है कि मार्केट 165 पे थी, 10% का मौका दिया, वो भी ख़त्म कर दिया। तो मौका तो नहीं मिला मार्केट में इस दफ़ा इस झटके में। अच्छा, लोग ज़्यादातर सोचते हैं हमेशा इन्वेस्टमेंट करते वक्त, और ये ना इंडिविजुअल शेयर्स में भी करते हैं, कि वो देखते हैं कि इसका हाई क्या था और अब मैं इसको खरीदूंगा तो मुझे उतनी अपसाइड मिलेगी। असल में ऐसा नहीं होता, आपने थोड़ा सा लंबा पर्सपेक्टिव लेना होता है। चले, हम सोचते हैं कि बाद में हम इस पर बात भी करेंगे कि इसको कैसे फॉलो करना है। हम अज्यूम करते हैं कि ये चीज़ें 6 महीने साल में नॉर्मलाइज हो जाती हैं। ठीक है, अभी हमारे अगले इलेक्शंस भी दूर हैं, अभी डोनाल्ड ट्रंप के भी 2.5 साल बाकी हैं। ठीक है, तो अगर हम अज्यूम करें 3 साल तक स्टॉक मार्केट की रैली चलती है, और ये बिल्कुल पास्ट डेटा की एक तरह से जो है ना एक्सटेंशन है, क्योंकि पिछली भी जो हमारी 2 बुल रैलीज आई थी, एक 1999 से 2007 और फिर 2009 से लेकर 2017, वो भी 7 से 8 साल चलती हैं, और अभी हमें तकरीबन 3-3.5 साल हुए हैं। तो अगर हम ये करेंगे ना, तो फिर होगा क्या कि हम एंड में 12 से 13 पी रेशो पे भी जाएंगे, और हमारी जो कंपनीज होंगी ना, वो भी आहिस्ता आहिस्ता अपना प्रॉफिट बढ़ाती रहेंगी। इसको एक्सप्लेन करने के लिए, जैसे मैंने कहा ना कि जब ये 1,50,000 पे आया था,
तो 7 पी रेशो हो गया था। इसका क्या मतलब है कि एक कंपनी कोई तकरीबन 22,000 रुपये प्रॉफिट बना रही है एक साल का। जो हम इंडेक्स खरीदते हैं ना 1.5 लाख का, असल में वो 22,000 का प्रॉफिट बन रहा होता है। तो और हमारी एवरेज है कि जो हमारे मुल्क में एवरेज कंपनीज़ हैं, जैसे आपने देखा हो खबरों पे, वही बिजनेसमैन बहुत पाकिस्तान में कमाते हैं, तो एवरेज एक साल में ये लोग 17% कमा लेते हैं। और यही स्टॉक मार्केट की लॉन्ग टर्म रिटर्न्स हैं, क्योंकि बिजनेस प्रॉफिट बनाएगा तो ही शेयर ऊपर जाएगा ना, वरना तो ये तो सब फ्लक्चुएशन होती है। तो अगर अगले 4 साल के लिए ये 17% बढ़ाते हैं तो 4 साल में इनके प्रॉफिट डबल हो जाएंगे, क्योंकि ये कंपाउंड होते हैं। जी ठीक है। पहले 1,17,000 होंगे, फिर 1,40,000 होगा, फिर 170 के करीब जाएगा, और फिर वो 2 लाख हो जाएगा। तो जो 22,000 वाला प्रॉफिट है वो कोई 40,000 के आसपास चला जाएगा। ठीक है। ठीक है, और 40,000 पे अगर आपको एक 11 से 12 का पी रेशो मिलेगा तो हमारा इंडेक्स 4.5 लाख के आसपास हो। तो आपने सिर्फ ये 6 महीने कोशिश नहीं करनी कि अच्छा टाइम आ गया मैं निकाल दूँ और पैसे निकाल दूँ, मैं एंट्री की बात कर रहा हाँ था। पैसे डाल दूँ और 6 महीने में जैसे ही रिकवरी होगी निकाल लूँ। नहीं, आपने एंटर करना है तो थोड़ा सा लंबे होराइजन के लिए करें। बट 2 थिंग्स है। एक आपने बात की लिक्विडिटी की, लेकिन मैं इसके एक ऑपोजिट बात करूं आपसे। स्टॉक मार्केट में भी कहाँ लिक्विडिटी है यार? वो 15-20 स्टॉक्स में लिक्विडिटी है। अगर कोई बंदा बड़ा इन्वेस्टर है, किसी के पास 10 करोड़ 15 करोड़ 20 करोड़ रुपए किसी स्टॉक में लिया, वो तो बेचना मुसीबत हो जाती है उसके लिए। ऐसा है कि नहीं है? ऐसा है यार, इस लेवल पे नहीं लेगा। हम लोग भी जैसे मैनेज करते हैं ना, तो ये थ्रेशोल्ड जब 700-800 मिलियन क्रॉस होता है ना, 70-80 करोड़, फिर प्रॉब्लम होती है। डिपेंड्स ऑन व्हिच स्टॉक्स यू आर टॉकिंग नहीं अबाउट। देखिए, आप अगर आपके पास लेट्स से 20 करोड़ भी हैं तो आप एक स्टॉक तो नहीं खरीदेंगे ना, कम से कम 5 तो खरीदेंगे ना। मैं एक बात कह रहा हूँ कि स्टॉक मार्केट में अगर आप, मतलब यहाँ पे भी डेप्थ का तो एक मसला अभी भी है ना यार। मतलब इन्वेस्टर के लिए भी है और कंपनीज के लिए भी है। इवन अच्छी कंपनीज में कभी कभी लिक्विडिटी कम होती है। काम ही नहीं हो रहा, आप क्या बेचेंगे? बेच ही नहीं सकते, आप बैठ गए। जब हम आपने 1 करोड़ का माल बेचा, उसके बाद को बैठे हुए आप। 10 अरब रुपए की ट्रेडिंग होती थी जब हम 40,000 पे होते थे। अब ये 50 अरब तक चली गई है। लेकिन आज भी जो है कहीं कहीं प्रॉब्लम होती है बहुत ज़्यादा। अगर आपको So you agree with that? बिल्कुल, ये पाकिस्तान का जो है ना बहुत ये एक इशू है। इवन अगर आप अमेरिका देखें ना, तो उनका जो टोटल मार्केट कैप है उसकी 1% की रोज ट्रेडिंग होती है। हमारी जो है 0.15 से 2%। मतलब जो भी अमाउंट हो, हम कह रहे हैं कि जो भी उसकी वैल्यू है 1% की ट्रेडिंग होती है। पाकिस्तान में 0.2 होती है। 0.2 नहीं, वो तो हम बहुत ही पीछे हैं। लेकिन अच्छा, अब आ जाते हैं सबसे इम्पोर्टेंट सवाल के ऊपर। हमें पिछले दिनों हम किराए के लिए जगह ढूंढ रहे थे, तो मैंने अपने ब्रोकर से बात की। मज़े के आदमी है वो, किराए का काम करते नहीं है, वो ख़रीद बेच का काम करते हैं। लेकिन मैंने बोला भाई मुझे हेल्प कर दो, अगर मुझे कोई तुम किसी से कनेक्ट करा दो। तो ऐसी गप लगी, तो कहने लगा फरहान में बहुत तेज़ी है आजकल। मैंने कहा तेज़ी है? कहने लगा किस चीज़ में? कह रहा DHA में बहुत तेज़ी है। सुना यूएई का बहुत पैसा आ रहा है। हाँ, मैंने कहा क्यों तेज़ी है, मतलब किस वजह से? तो कह रहा है कि 20% मार्केट ऊपर चली गई है। यही सवाल फिर मैंने शब्बर ज़ैरी साहब से किया, वो हमारी एक डॉक्यूमेंट्री में आके बैठे थे। मैंने शब्बर भाई क्या हो रहा है? कह रहे देखो यूएई से पैसा वापस तो नहीं आया अभी, लेकिन जो जा रहा था उनका एस्टिमेट है कि 4-5 करोड़ डॉलर हर महीने चला जाता है। उनका एस्टिमेट ये है कि 40-50 मिलियन डॉलर हर महीने जाता था। वो पैसा रुक गया। और मेरे भाई, जब एक 10 लाख की डीसी वैल्यू की चीज़ आपको 1 करोड़ रुपए कि आप बेच और ख़रीद सकते हैं, तो आपके पास तो काले को सफ़ेद करने का ऐसा गोल्डन ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी है। सफ़ेद तो काला हो जाएगा, मसला सफ़ेद तो काला हो जाएगा। और आपको पता है कि पाकिस्तान में 150% ऑफ जीडीपी तो बिल्कुल ग्रे है। मैं काला नहीं कहता, ग्रे है। तो वो सारे पैसे को जो हम स्टॉक मार्केट में लाना चाह रहे हैं ना, हम तो मुझसे जाते हैं कि भाई अकाउंट खोलो, 30 लाख, बड़े बड़े काम भी हो रहे हैं। उस पैसे के लिए एक दफ़ा फिर दरवाज़ा खुल गया है। एक दरवाज़ा उसका खुल गया कहाँ? रियल एस्टेट में। कि देखो लोग सोचते समझते नहीं है यार, कम ऑन, यू नो दिस, बस जी आ रहा है जी, जहाँ ईजी से काम हो जाए उधर जाते हैं, कैश पे काम हो जाए, डॉक्यूमेंटेशन ना हो, जल्दी हो जाए। और आपको ऑब्सेशन है रियल एस्टेट से अब्दुर्रहमान, आपको मानना पड़ेगा। और मैं बड़ा क्रेडिट देता हूँ आप और आप जैसे बहुत सारे यंगस्टर्स को, जिन्होंने पिछले 1-2 सालों में स्टॉक मार्केट के बारे में भी थोड़ा सा एक ऑब्सेशन क्रिएट करने की कोशिश की है। एक छोटी सी एक अपनी दुनिया आबाद की है, छोटी सी दुनिया आबाद की है आपने। बट यू नो कि आपका अगर ये ऐसे ही है कि आपका एक छोटा सा मोहल्ला है, अगर तो आपकी सोराब साइकिल है तो रियल एस्टेट पजारो है, या रियल एस्टेट पजारो बोलती है। मेरी जवानी में पजारो होती थी, बहुत बड़ी गाड़ी। अब तो लैंड क्रूजर और LX500। हाँ, तो वो LX500, यू नो दैट द साइज ऑफ द रियल एस्टेट मार्केट इन पाकिस्तान इज एस्टिमेटेड टू बी ओवर $600 बिलियन आराम से, मतलब इन्वेस्टेबल रियल एस्टेट। आप कहाँ खड़े हैं? $70 बिलियन पे। हाँ,
अराउंड 10 टाइम बड़ी है आपसे, तो आप तो बच्चे हैं छोटे से, और फिर ये अपॉर्चुनिटी आ गई। तो पहला तो ख़तरा ये बताएं कि जब तक ये काले सफ़ेद का गैप रहेगा, और दूसरा ये बताएं कि भाई फिर पीवारा भी तो आ गई है, पाकिस्तान वर्चुअल एसेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, जहाँ पर अब जो सफ़ेद है, देख काले का तो वो सेफ हेवन था, वो तो आपके पास वैसे ही नहीं आना चाह रहा था, अब बड़ी मुश्किल से उसको घुमा फिरा के लाते थे, और सफ़ेद के लिए आ गया है क्रिप्टो, और ऊपर से स्टॉक मार्केट एक थोड़ी एग्जॉस्शन भी नज़र आ रही है, स्टॉक में टाइटनेस, टांगें भी थक गई हैं उसकी थोड़ी सी। हाउ आर यू लुकिंग एट दिस? वेरी एक्साइटिंग टाइम। देखिए इसमें ना मैं इसको ज़्यादा इस पर्सपेक्टिव से देखता हूँ कि जैसे अब किसी के पास तो अगर काला पैसा है, उसका तो ऑप्शन ही नहीं है ना, उसने या गोल्ड लेना है या उसने प्रॉपर्टी लेनी है, वो तो स्टॉक मार्केट में उसका अकाउंट चलेगा ही नहीं ज़्यादा दिन, ठीक है। तो अब ज़्यादातर पाकिस्तान में लोग हैं, जॉब करते हैं, टैक्स भी देते हैं, सही है, और उन्होंने अपनी सेविंग्स जो है ना उसको किसी तरीके से कंपाउंड करना है। मैं तो उनके बारे में ज़्यादा सोचता हूँ। लेकिन वो पैसा कम है ना, कम ऑन, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, मुझे बहुत तनकीद भी हो जाती है इस चीज़ पे, लेकिन मैं आपको रोकना इसलिए चाह रहा हूँ कि जब तक आप वो नहीं लाओगे, मतलब ये 54 जमा कर रहे हैं हम, और उधर पड़े हुए 500, 1000, 2000, 5000 के नोट, तो आप, अच्छी बात है, आई लव व्हाट यू डूइंग कि आप कह रहे हैं यार डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ द स्टॉक मार्केट करो, ज़्यादा लोगों को लाओ, छोटे कैप वाले लोगों को लाओ, लेकिन यार वो एक इन्वेस्टर 50 करोड़ वाला रियल एस्टेट का 1 अरब रुपए का प्लॉट ले लेता है, यहाँ पूरा IPO होता है 4 अरब रुपए का। इधर उधर स्टॉक मार्केट में इससे भी, रियल एस्टेट से भी लोग आए हैं, ऑब्वियसली उस तरीके से नहीं आए, और लेट से 75% लोग जो हैं जो रियल एस्टेट में करते हैं, वो इस वजह से करते हैं कि उनका काला पैसा है, वो तो नहीं आएंगे ना कभी भी नहीं आएंगे, उनका ऑप्शन ही नहीं है, उनका अकाउंट जो है वो बैंक अकाउंट में पैसे जैसे रियल एस्टेट में एमनेस्टी दी थी, स्टॉक मार्केट में देते थे, स्टॉक मार्केट में भी एक बार दी थी। अच्छा, 2000 PPP की गवर्नमेंट थी, 2008-9 या 10 में कोई नहीं लाया, नहीं बहुत फ़ायदा हुआ था, अच्छा, काफ़ी उसके कैपिटल गेन भी माफ़ कर दिया था, और सारा कुछ होता, उसके बड़े अच्छे रिटर्न्स आए थे। लेकिन देखना यह है कि अगर आपके पास दोनों ऑप्शन है, ठीक है, लेट्स से हम समझते एक बंदा है, उसके पास वाइट पैसा है मोस्टली, और अब वो कह रहा है कि मैं स्टॉक मार्केट में लगा लूँ या रियल एस्टेट में लगा लूँ, रियल एस्टेट में जो है सब उसको पंप करते हैं और वो सारा काला पैसा हो जाता है, तो मुझे भी फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। आप डेटा उठा के देखें, सब चीज़ें उठा के देखें, हम पहले लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस देख लेते हैं किसकी ज़्यादा अच्छी है, आपके पैसे किस में ज़्यादा बढ़ते हैं, फिर हम देख लेते हैं कि अगर 1 करोड़ की प्रॉपर्टी ली और 1 करोड़ के स्टॉक लगाए तो आपको इनकम कितनी होगी, डिविडेंड कितना आएगा, सही है। अब सबसे अच्छा प्लॉट ना मैंने बड़ी रिसर्च करके ढूंढा पूरे पाकिस्तान में 2002 से, क्योंकि स्टॉक मार्केट का डेटा अवेलेबल है ना, तो 2002 में एक सोसाइटी आई थी DHA फेज 6 लाहौर में, अच्छा, और एक कनाल की फाइल 10 लाख रुपए की थी, ठीक है, आज वो तकरीबन 5 करोड़ का है, 50x कर दिया इसने आपके पैसे, ठीक है, ठीक है। उसमें बीच में आपने थोड़े बहुत एक्सपेंसेस किए होंगे, मैं कराची में इससे ज़्यादा आपको रिटर्न्स दिखा सकता हूँ DHA में, खैर नहीं वो लगता है बीच बीच में कोई 5-4 साल 5 साल की इत्तेहाद का कमर्शियल 97 में 10 लाख का था, 10 लाख का था, और अब कितने का? 30 करोड़ का है, 25 30 करोड़ का, चलिए कितना हो गया, 300x हो गया ओवर 30 ईयर्स, 5 साल बढ़ा लो, हाँ, ठीक है, 30 ईयर्स। स्टॉक मार्केट 1999 से लेके आज तक तकरीबन 28 साल हो गए हैं, 900 वाला इंडेक्स 1,70,000, ऑलमोस्ट 200x इंडेक्स है ये, इसमें 100 कंपनीज़ की एवरेज है। अगर अपनी मर्ज़ी की कंपनी चूज़ करें तो 25 साल में 1000x की एग्जांपल भी है, बिल्कुल है। तो आप इसको अगर बेस्ट से बेस्ट कंपेयर करेंगे तो भी स्टॉक मार्केट आगे है, एवरेज को एवरेज से कंपेयर करेंगे, यानी कि अगर कोई रियल एस्टेट का एवरेज इंडेक्स होता है, ज़मीन.com ने इस पर काम किया था, उन्होंने निकाला था 14%, और स्टॉक मार्केट का है 17 से 18%। अच्छा, मैंने ये किया हुआ है, मेरा नंबर्स दूसरे थे, मैंने ये किया था कि जो किया था उसमें आ रहा था कि रियल एस्टेट का डॉलर एडजस्टेड रिटर्न जो है वो रियल एस्टेट का 8% है, सही कह रहा हूँ, और स्टॉक मार्केट का 9% प्लस है। नहीं, स्टॉक मार्केट 11 to 12 है। अच्छा, मेरा जो डिपेंड करता है ना आप कौन से 1-1.5% ज़्यादा था, स्टॉक मार्केट ज़्यादा, ये मैं एग्री कर रहा हूँ आपसे, 4% ज़्यादा नहीं था मेरी वर्किंग में, 1-1.5% ज़्यादा था, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, अब दूसरी चीज़ आ गई, अगर पैसे लगाते हैं तो इनकम कितनी होती है, क्योंकि आजकल जाहिर है वही इनकम पाकिस्तान की वैसे इनकम स्टार्व्ड कंट्री हम लोग, ये बड़ी बुरी चीज़ है, हम लोग फिर भी कुछ लोग जो है ना वो एसेट रिच हैं लेकिन इनकम स्टार्व्ड है। बिल्कुल ठीक है। स्टॉक मार्केट में आप बैलेंस सा पोर्टफोलियो भी बनाएंगे ना, जैसे इंडेक्स टाइप भी कोई पोर्टफोलियो बनाएंगे, 5 से 6% इन प्राइसेस पे भी आपको डिविडेंड आएगा, अंडे बच्चे बैंक में आके देंगे, तो उसमें टैक्स काट भी आज ही आया है फातिमा का डिविडेंड, हाँ देखा, तो टैक्स काट के भी 5% आपको मिलेगा, सही है। अब रियल एस्टेट में मुश्किल से 2% 3% रेंट आता है। अच्छा, रेंट की बात, रेंट तो कुछ नहीं है यार, जुल्म है, एप्रिसिएशन तो दोनों में हो रही है ना। हाँ,
लेकिन सही। इसमें आपको आप इनकम कह भी रहे ज़्यादा हैं आएगी। इनका दैट्स अ गुड पॉइंट एक्चुअली, दैट्स अ गुड पॉइंट। मतलब मेरे हिसाब से एक रिटायर्ड बंदा अगर अच्छा, अगर आप एक ग्रोथ ओरिएंटेड पोर्टफोलियो बनाते हो और कंजर्वेटिव डिविडेंड पे जाते हो, मतलब आप बोल रहे हो यार मुझे थोड़ा कैपिटल गेन चाहिए, तो कितना डिविडेंड बना सकता है बंदा सेफ, क्या अच्छी ग्रोथ हो और डिविडेंड भी अरे अच्छा हो? 4 to 5% मिल जाएगा ना? जो एक अगर आपने 50% भी कंपनीज वो ढूंढ ली आपके पोर्टफोलियो में जो 10% दे रही हैं, तो आपका 5% टॉपिक्स हो क्या है गया। उसकी इस वक्त, क्या डिविडेंड से रिलेटेड अच्छी कंपनीज फर्टिलाइजर की बहुत अच्छी होती हैं, क्योंकि देखें भाई फर्टिलाइजर वालों को कैश की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने जब नया प्लांट लगाना होगा, जब गैस मिलेगी तो कैश की ज़रूरत होगी। तो आप जो है फर्टिलाइज़र की तीनों कंपनीज आजकल ऑलमोस्ट इक्वल ठीक हैं, है। जो उनकी अर्निंग्स है ना उसके हिसाब से सब सिमिलर प्राइस पे चल रही हैं, तीनों बराबर हैं। बैंक्स, मिज़ान बैंक, शरिया कंप्लाइंट बैंक, थोड़ा सी प्राइस ज़्यादा है, लेकिन यील्ड वाइज पूछ रहा हूँ। रीज़न वाइज आई थिंक यूबीएल की यील्ड आजकल अच्छी है, नेशनल बैंक की यील्ड बहुत अच्छी है। 35 अच्छा। रुपये का उन्होंने डिविडेंड दिया है और 200 के करीब का स्टॉक। तो अच्छा। ये यील्ड वाइज नेशनल बैंक बहुत अच्छा है। बैंक ऑफ पंजाब की यील्ड भी डिसेंट है। ऑलमोस्ट सब बैंक्स की अच्छी यील्ड है। अच्छा। कुछ की जो है ऑलमोस्ट 10% के करीब है और कुछ जो है 6-7-8% की रेंज में चल रहे हैं, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में अगेन कुछ पोर्शन ही चाहिए ना आपको, जो आप अर्न कर रहे हैं उसको ग्रोथ में लगाने के लिए। करंट अकाउंट। हाँ वो बाकी current account। बाकी आप जो है पे आउट कर सकते हैं। तो ये भी अच्छा है। ऑयल एंड गैस वाला सेक्टर जो है वो भी डिविडेंड अच्छा पे करता है। ओजीडीसी ऑलमोस्ट अब 18 रुपये 20 रुपये के करीब एक साल का डिविडेंड जो है वो दे सकता है। तो ये भी 300 का स्टॉक है, ये भी कोई तकरीबन 6% बन जाता है। और मारी एनर्जी थोड़ा डिविडेंड कम देता है, वो ज़रा ग्रोथ पे ज़्यादा फोकस करते हैं। इसके अलावा और डिविडेंड सेक्टर्स पे आ जाएं तो एक दो और आई थिंक और यार यू आर सेक्टर फॉरगेटिंग अबाउट द एलिफेंट इन द रूम। डिविडेंड से रिलेटेड। वो कौन सा? यार हब पावर। हाँ आपको तो क्या एनर्जी हाउ कैन सेक्टर यू में आ गया ना। अब पावर भी 5 दिस रुपीज़ इज ब्लास्फेमी। हर क्वार्टर में देता है, तो 20 रुपये हो गए साल के। और मेरे ख्याल से 200 अदील अजहर आपके खिलाफ मुकदमा करवाएंगे, आप हब को कैसे भूले? BYD भी अब जो है वो ग्रोथ हो रही है उसमें। हाँ। लेकिन हबको में जो BYD वाली ग्रोथ है ना, वो जितनी एक्सपेक्टेड थी उतनी नहीं हुई। ये बाकी सब जो है ना Maybe ज़्यादा now, मार्केट शेयर maybe now, maybe अरे now. उनकी गाड़ियों की प्राइस बहुत ज़्यादा है। देखिए अच्छा, ना शार्क we'll लॉन्च talk about that. So you're saying कि मेरे भाई नेट डॉलर के हिसाब से भी रिटर्न बेहतर है और इनकम के लिहाज से भी स्टॉक मार्केट बेहतर मैं है। आपको कह रहा था कि मुझे तो वो नहीं समझ आता लोग जाते क्यों है? नहीं, रिटायरमेंट के बाद जो लोग एक घर ले लेते हैं ना, उसका जो रेंट आ रहा होता है हाँ। उस पे जी रहे होते हैं। हाँ। आप सोचें उस घर को लब से आपने लिक्विडेट किया, आधे पैसे आपने स्टॉक मार्केट में लगाए, आधे फिक्स रख लिए, सेफ्टी भी आ गई ना। और सिर्फ जो स्टॉक मार्केट से डिविडेंड आएगा वो आपकी इनकम पूरी कर देगा। बिल्कुल ठीक है, आई अंडरस्टैंड तो अगर जैसे लोग रिटायरमेंट के बाद 2-3 करोड़ का घर लिया, लाख रुपया रेंट आ रहा है तकरीबन, हाँ। बिल्कुल उससे भी कम, उस पर सारा कुछ कर रहे हैं, तो इससे बेहतर आप 1 करोड़ का स्टॉक मार्केट का पोर्टफोलियो बनाएं, उसमें आपको 60-70 हज़ार महीने का डिविडेंड आ जाएगा एवरेज, साल का 6 लाख रुपये, और बाकी जो है आप फिक्स इनकम में भी लगा सकते हैं। आप जब डिवीजन करनी होगी फ्यूचर में नेक्स्ट जनरेशन की, वो भी आसान होगी। नहीं, आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड दैट, ये बात तो आपकी समझ में आ गई। इसको थोड़ा सा तो आपने, लेकिन इंसान का दिमाग आपने लॉजिकली तो मुझको साबित कर दिया, और बाय द वे आई एग्री विद हिम, आई थिंक इट मेक्स मोर सेंस। लेकिन भैया फिर भी इस कौम को एक इश्क ज़मीन है कि नहीं? प्लॉटिस्तान है ये, पाकिस्तान इज़ प्लॉटिस्तान, इज़न्ट इट? हाउ यू टॉक टू पीपल, आप लोगों से बात करते हैं, इन्वेस्टर्स आपके पास आते हैं, और मेरे ख्याल से आप ज़रा यंगस्टर्स के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं जो ज़रा 70 साल 60 साल 50 साल से प्लस लोग हैं, उनको कन्विंस करना ज़्यादा आसान होता है या यंगस्टर्स को? आई थिंक एक चेंज आ रहा है, मिडिल एज लोग भी जो स्पेशली, अच्छा अगेन चेंज आता है पेन के बाद। जब पेन आती है ना फिर चेंज आता है। और ये जो पिछले 5 साल थे ना स्टॉक मार्केट रियल एस्टेट के, इसने लोकल लोगों को भी पेन दिया है और ओवरसीज़ को तो बहुत ही ज़्यादा पेन दिया। तो ओवरसीज़ ज़रा उनका एक्सपोजर ज़्यादा होता है, इवन जो भी है तो वो ज़रा जल्दी जो है चीज़ें अडॉप्ट कर लेते हैं। लेकिन लोकल लेवल पे भी चेंज आ रहा है। बहुत सारे लोग जो है वो एक जिन्होंने 3-3 प्रॉपर्टियाँ रखी हुई थी, एक बेच के कहते हैं अब चलें इसको स्टॉक मार्केट में लगाते हैं। आई थिंक इसको चेंज करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप क्या करें कि प्लॉटिस्तान क्यों है? प्लॉटिस्तान इसलिए है कि मुल्क में कुछ भी हो जाए मैं अपने प्लॉट पे जाके खड़ा हो सकता हूँ, नज़र आता है उसको मैं जब चाहूँ बना सकता हूँ, वो मेरा है। हाँ। सही है। तो यही चीज़ आप स्टॉक मार्केट के थ्रू करें।
जो स्टॉक मार्केट के थ्रू आप एक कंपनी का एक शेयर खरीदते हैं तो आपको वो जो राइट्स देता है शेयर होल्डर के राइट्स, कि आप उनकी क्वार्टरली जो मीटिंग होती है या एनुअल मीटिंग होती है उसमें जाके सवाल कर सकते हैं, या कभी उनकी फैक्ट्री के आसपास से गुजर रहे हो। कुछ कंपनीज विजिट भी कराती हैं हाँ, साल में एक अदिल दफा अजहर के- कहते हैं मैं ढारकी से गुजरा था, हाँ। मैंने कहा देखो इस कंपनी में मेरे शेयर है। तो इस तरह जब लोग इसको समझेंगे और थोड़ा सा टाइम उसमें स्पेंड करेंगे तो ये जो टैबू बना हुआ है ये भी टूटेगा। ओके अच्छा, आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की यहाँ पे अब्दुर्रहमान, आपने कहा एक्सपैट्स का लव अफेयर कम हो रहा है। अच्छा, मुझे ये बात अभी मैं कल ही एक इकोनॉमिस्ट का इंटरव्यू कर रहा था, उन्होंने कहा ये लव अफेयर बहुत टॉक्सिक साबित हुआ है एक्सपैट्स के लिए। उनको तो इतना नुकसान पड़ी हुआ है है, कह रहे हैं इतना नुकसान हुआ है रियल एस्टेट में, कह रहे मार खा गए गरीब। प्रॉपर्टी प्राइस आधी हो गई, करेंसी आधी हो गई, तो चौथा ही रह गया। हाँ, चौथा ही रह गया। तो उनको तो ही वाज सेइंग कि ये जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के स्टैट्स हैं 3-4 साल पुराने, कि 30% ऑफ ऑल रेमिटेंसेस आर फ्लोइंग इनटू रियल एस्टेट। कह रहे हैं मेरा नहीं ख्याल है कि ये आज ट्रू होगा इन 2026। डू यू हैव एनी डेटा ऑन दैट? इस पे डेटा हासिल करना मुश्किल है क्योंकि डिवीज़न तो ये रिपोर्ट नहीं करते, बट रोशन डिजिटल अकाउंट के थ्रू कभी कभी बताते हैं कि क्या लग रहा कहाँ जा है रहा है, उनको कि ये एक्सपेंसेस में हो रहा है, लोग गाड़ियाँ ले रहे हैं, क्योंकि वो रोशन स्कीम भी आई थी ना गाड़ी की, अपनी कार। हाँ, तो आई थिंक 30% इज़ टू मच नाउ, है ना? नहीं होगा। आई थिंक 80% 75% तो एक्सपेंसेस में ही चला जाता है। अब इस वक्त तो यही हो रहा होगा। गाड़ियाँ खरीदने से याद आया यार, सुना $1.5 बिलियन की गाड़ियाँ इंपोर्ट कर ली हमने। $1.5 बिलियन की CKD किट्स 9 महीने में, और 2018 में हमने सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ इंपोर्ट की थी, फिर हमने 22 में की थी, और इस साल में जिसके 9 महीने हो गए हैं हमने 1.5 4 बिलियन। साल का साइकिल है कोई, 18, 22, 26। इस बार बेहतर लग रहा है, सस्टेनेबल लग रहा है, क्योंकि अभी आपका करंट अकाउंट डेफिसिट उस तरीके से नहीं आ रहा, रिजर्व नीचे नहीं जा रहे, लेकिन गाड़ियों की इंपोर्ट जो है वो बढ़ रही है। ये बिल्कुल एक है रीज़न कि इंपोर्ट में इतनी जगह है कि आप गाड़ियाँ मंगा सकते हैं। अच्छी बात है कि कुछ ना लोग अब PHEVs और HEVs भी मंगा रहे हैं, भले वो गाड़ियाँ थोड़ी महंगी होती हैं, लेकिन आप सोचेंगे कि आपने 50 लाख की गाड़ी मंगाई और वो जो है अगले 10 साल कितना पेट्रोल इस्तेमाल करेगी। इससे बेहतर है आप 60 की इंपोर्ट कर लें एक दफ़ा, और फिर वो आपका जो पेट्रोल का बिल है वो आधा हो जाए एटलीस्ट। PHEV मुझे लगता है पाकिस्तान के हिसाब से बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, क्योंकि हमारी है रेंज एंग्जाइटी ना, हमारे पास कोई स्ट्रक्चर है, कोई नहीं खरीदेगा गाड़ी एज देयर इवन देयर सेकंड कार कि जो फुल EV हो। यार लेकिन इधर मैं आपसे वो नहीं, करूँगा फिर तो वो फोर्थ फिफ्थ कार होती है जो लोग यही फुल EV खरीदते हैं। मौलाना, फिर वही तो बात जो आप रियल स्टेट और स्टॉक मार्केट के दरमियान लोगों को समझा रहे हैं, वही बात आप इधर भी समझा देंगे। भाई कोई रेंज एंग्जाइटी नहीं है, ये आपके दिमाग का फतूर है, आप ये कोई ऐसा इशू नहीं है, यू कैन डील विद इट। वो एंग्जाइटी है ना, इट समटाइम्स इट्स मिसप्लेस्ड। और अब तो बैटरी का तुम्हें पता है यार। लेकिन देखिए टेक्नोलॉजी का मकसद है, हम लोग क्यों कर रहे हैं EV इंपोर्ट? हम कर रहे हैं कि हम पेट्रोल ना इस्तेमाल करें, सही है। अगर किसी ने PHEV भी ले ली EV की वो भी जगह, ठीक है। एक वो सस्ती भी होगी और उसके अंदर 100 किलोमीटर आइस की की रेंज, जगह, आइस आइस की की जगह, जगह, हाँ, तो 100 किलोमीटर की रेंज होगी। अब 100 किलोमीटर से ज़्यादा कितने लोग चलाते होंगे एक दिन में? आप मुश्किल से, अगर आप लेट से पंजाब वाली साइड पंजाब वाले चला लेते होंगे, कराची वाले हाँ, तो बिल्कुल नहीं महीने चलाते। में आप एक दफ़ा अगर जा भी रहे हैं दूसरे सिटी तो आपने 50-50 कर लिया, 100 उस पे चला ली, बाकी उस पे चला ली, तो आपने 80% तो फ्यूल सेव कर लिया ना। मकसद तो ये है सारा। अच्छा, दुनिया में टेक्नोलॉजीज अब बहुत हो चुकी हैं और बहुत तरीके हैं दुनिया में पेट्रोल के यूज़ को ख़त्म करने के। हाँ हाँ, I agree with पब्लिक ट्रांसपोर्ट से लेके, पहले पब्लिक ट्रांसपोर्ट होता था, अब जो है ये बैटरी की टेक्नोलॉजी आ गई है। इसी वजह से आपने देखा होगा इस क्राइसिस में पेट्रोल इतना महंगा नहीं हुआ। लोकल प्राइस की बात नहीं कर रहा, इंटरनेशनल की बात कर रहा हूँ। इधर तो हमने वो टैक्स लगाया हुआ ना, इसकी वजह से वो महंगा है। इंटरनेशनली पेट्रोल उतना महंगा नहीं हुआ, डीजल जो है ना उसमें ज़्यादा शॉर्टेज की हो रही है, क्योंकि डीजल का सब्सिडी दैट इज नहीं, बट मैं यही कहने जा रहा था कि यू आर सीइंग सो मेनी दीज SUVs बीइंग लॉन्च्ड। मैं तो ये सोच रहा था कोई एक ये शेजोर टाइप का ट्रक क्यों नहीं लॉन्च कर देता PHEV में यार। शेजोर वाज सच अ सक्सेस। इसमें है इंटरनेशनली, लेकिन हमारे पास ट्रक नहीं का प्रॉब्लम होता है कि ट्रक नहीं चलना होता है 16 घंटे दिन में, ड्राइवर चेंज होता है लेकिन ट्रक को चलना नहीं होता यार, है। ये जो ये वाले ट्रक होते हैं ये भी इतना नहीं चलते। आई थिंक 10 घंटे तो कोशिश करते होंगे, अगर उनको कस्टमर मिल जाए 10 घंटे PHEV तो तो चलाते चल हैं। जाएगा यार। नहीं, PHEV भी नहीं नहीं चलेगा। PHEV 2 घंटे बाद जो है ना वो हो जाएगा, 8 घंटे आपको उसको भी चलाना पड़ेगा। इसी वजह से जो पैसेंजर कार है ना, जो कि लोगों ने अपने लिए रखी होती हैं, उसमें PHEV टेक्नोलॉजी सबसे अच्छी है। मेरा आइडिया फेल हो चुका है नाजरीन। मैं अभी ट्रक में मेरे अगर जहन आप में आइडिया आया था, ट्रक में अगर आप PHEV ट्रक इंपोर्ट करो। ट्रक के अंदर EVs इस तरीके से हो सकता है कि आपने लेट से उसकी 400 किलोमीटर की रेंज है, आपने 4 घंटे उसको चलाया, ड्राइवर ने भी ब्रेक ली, 1 घंटे में आपने उसको चार्ज करना है। 1 घंटे में अगर वो फिर से 400 पे आ जाए ना, फिर ये सक्सेसफुल होगा, लेकिन उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। और जहाँ भी आप रुको चार्जर हो, लेकिन अपॉर्चुनिटी चार्जर भी उससे फास्ट कितनी हो, सेविंग होगी, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। उससे कितनी सेविंग होगी, इनॉर्मस सेविंग होगी। चले, आपने रियल एस्टेट के ऊपर तो बहुत तफसील से बात कर ली।
एक सिर्फ आखिरी आपसे सवाल रियल एस्टेट के बारे में और करूँगा। हमारे एक दोस्त हैं अहमद जलाल, वो ये कहते हैं, इज़ हार्वर्ड एलमना है, बहुत ही कॉर्डोबा वेंचर्स के बानी हैं। वो कहते हैं कि अगर पाकिस्तान की मईशत को चलना है तो रियल एस्टेट और बैंकिंग सेक्टर को रुकना होगा, जब ही पाकिस्तान की मईशत चलेगी। आप एग्री करते हैं स्टेटमेंट से? अग्री तो करता हूँ, लेकिन अगर इसको थोड़ा सॉफ्ट भी कर दें तो इन दोनों को बदलना होगा। रियल एस्टेट को कंस्ट्रक्शन वाली साइड पे जाना डेवलपमेंट वाली साइड पे होगा, जाना। वाइट इकोनॉमी में आना होगा, यानी कि आपका जो डीसी रेट और हाँ। असल रेट में जो फ़र्क है उसको ख़त्म करना होगा। और इसी तरीके से बैंकिंग सेक्टर को Entrepreneur- लोगों को लोन देने होंगे। ठीक है, पूरे ना दें, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी जो है बहुत एक बोरोअर है मुश्ताक बहुत है। बड़ी, हाँ। तो लेकिन कोशिश करें ज़्यादा दें, उधर आपको जो है ना एक तरह से रिटर्न भी ज़्यादा आता है। सो ये बात कोई इतनी खतरनाक और बात ज़रूरी नहीं होता आप बहुत रिस्की वेंचर्स करें। पाकिस्तान में कार लोन इतना जो है ना Risky वो नहीं नहीं होता, गाड़ियों पे ट्रैकर लग सकते हैं, सब कुछ बिल्कुल हो ठीक। सकता है। यूं इसी तरीके से यूं आप उसको दोबारा पकड़ भी सकते गोल्ड हैं। की फाइनेंसिंग शुरू कर लें। लोग कितने ज़्यादा अभी समझे उनके बिल्कुल, पास इससे अच्छा गोल्ड क्या है? होगा, आप उसको गिरवी रख के जो है वो आई थिंक कुछ लोग कर भी अच्छा रहे रिटर्न कमा सकते आई हैं। थिंक कुछ लोग कर भी रहे। सो यू काइंड ऑफ एग्री विद इट, बिल्कुल। यू काइंड ऑफ एग्री विद इट। अब आते हैं उस चीज़ से जो एक पॉसिबल डायरेक्ट कंपटीशन दे सकता है स्टॉक मार्केट को। जनाब बिलाल बिन साकिब की क्रिप्टो अथॉरिटी, वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी, बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। पाकिस्तान की क्रिप्टो डिप्लोमेसी भी बड़ा कामयाब जा रही है और पाकिस्तान की क्रिप्टो रेगुलेटरी अथॉरिटी भी बड़ी तेज़ी से बन रही है। अब आप ये बताइए कि वो तो उन्होंने बड़ा क्लियर कर दिया है बिलाल ने कि भाई इसमें जो पैसे आएंगे वाइट आएंगे, सारे आएंगे। हाउ आर यू लुकिंग एट दैट? आर यू एक्साइटेड फॉर दैट? मुझे लगता है इसकी जो मैंने भी चेन सारी हुई है ना कि इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री को यूज़ किया गया है टू बिल्ड डिप्लोमेसी विद ट्रम्प। आपने बिल्कुल सुना ठीक होगा है। इस तरह की चीज़ें कि जिन लोगों से ये सब कनेक्टेड थे वो ट्रम्प के क्लोज थे और इन्होंने बिटकॉफ, हाँ लिबर्टी इसको फाइनेंस, यूज़ वर्ल्ड लिबर्टी करके कहा कि फाइनेंस। हम इस टेक्नोलॉजी को प्रमोट करेंगे और उससे रिलेशंस जो है वो इम्प्रूव है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि इनिशियल मीटिंग भी इसी के थ्रू कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि आपकी जो रेमिटेंसेज हैं उसको भी टोकनाइज करने की बात हो रही है। हाँ, उसमें है एक थोड़ा सा यूज़ केस। लेकिन जब ये सब शुरू हुआ था ना तो स्टेट बैंक की तरफ से बहुत एक वो आया था कि नहीं, इससे तो सारे पैसे बाहर चले जाएंगे। और नहीं, आप नहीं कर सकते। आप देखें, अगर ये $600 बिलियन की रियल एस्टेट है, इसमें से अगर $100 बिलियन भी लोगों को ऑप्शन मिल जाए बाहर पैसे भेजने का तो फ़ौरन भेजेंगे लोग। कल भेज तो ये शुरू में ही हमने जैसे शुरू किया कि पाकिस्तान में तरीका ये है कि डॉलर में कमाओ और रुपीज़ में खर्च करो। तो अगर आपने ये ऑप्शन खोल दिया किसी भी तरीके से, क्रिप्टो हो या कोई भी हो, कि आप बाहर पैसे इजीली भेज सकते हैं। चाइना आज तक नहीं भेजता, इंडिया आज तक नहीं भेजता, तो ये बिल्कुल ऑप्शन जो है ऑफ द टेबल है। और आप ऐसे कैसे क्रिप्टो में ट्रेड करवाएंगे कि आप ये ना कर सकें? तो ये ना फिर एक वो सारी देखें, अब आपने उधर भी जिधर से डिप्लोमेसी शुरू की है उनको भी खुश करना है, इधर भी चीज़ों को मैनेज करना है, तो कहीं ना कहीं जाके शायद कोई पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज टाइप सोल्यूशन बन जाए। तो उससे फिर ये होगा कि पाकिस्तान में लेट से लोग बिटकॉइन में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो उसकी जो भी प्राइस ऊपर नीचे हो रही है वो आप उस प्लेटफॉर्म के थ्रू लोग लोकल पैसे डालेंगे और आपस में लोग बाय सेल कर रहे होंगे। प्राइस ऊपर जाएगी तो किसी को फायदा हो जाएगा, नीचे जाएगी आपस में कर रहे होंगे। जैसे फ्यूचर्स होता है, जैसे PMEX में गोल्ड के फ्यूचर्स होते हैं, कोई पैसे बाहर नहीं जाते। हाँ। सही है, तो गोल्ड थोड़ा सा मंगा के उन्होंने उसको गिरवी रख लिया कि जो भी बायर्स हैं कल को अगर उनको सेटल करना हो वो हमारे पास अवेलेबल है। लोग आपस में ट्रेड करते रहते हैं, स्पेकुलेशन चलती रहती है। लेकिन प्राइसेस तो वैसे ही मूव करती है ना जैसे बाहर। हाँ, वो जो है, लेकिन उसमें नैस्डैक के भी फ्यूचर्स का ऑप्शन है बाय द वे। नैस्डैक का भी है और आई थिंक S&P 500 का भी है, ऑयल का भी है, ऑयल का भी है। ऑयल का भी, ऑयल हाँ, के तो इस तरह से वो क्या करते हैं कि जो भी कमोडिटी इंटरनेशनल ट्रेड हो रही है, आपने प्राइस उसकी उससे लिंक कर ली, थोड़ा सा पोर्शन उसका अगर ज़रूरत है तो आपने इंपोर्ट कर लिया एज गिरवी, और उसके थ्रू फिर लोकल्स को जो है आपने एबिलिटी दे दी कि आप जो भी बिलीव करते हैं इसकी प्राइस ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, उस तरह की कोई चीज़ क्रिएट हो गई। अभी भी जो पिछले दिनों में भी जो चीज़ अप्रूव हुई है वो यही है कि लाइसेंस्ड कंपनीज़ जो हैं वो अब क्रिप्टो की सर्विसेज दे सकती हैं। अभी ऐसा कुछ नहीं है कि आप जो है बाहर पैसे भेज सकते हैं, या क्रिप्टो पाकिस्तान में आपने अगर ख़रीद ली तो उसको जो है आप बाहर कहीं सेल कर सकते हैं। अच्छा, इसकी क्या एग्जांपल सक्सेसफुल इंडिया क्या करता है? क्रिप्टो को कैसे ट्रीट कर रहा है इंडिया या अच्छा, कोई इस और? पे मेरी यहाँ बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं है। मतलब मैं समझना ये चाह रहा हूँ कि मुझे तो ये लगता है कि अगर ये अच्छे से होता तो शायद ये एक अपॉर्चुनिटी थी कि ये जो
लोग सारे सिस्टम से बाहर हैं, ये सिस्टम में आ जाते, लेकिन आपको लग रहा है कि ये हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते करना। नहीं, आप अपनी कैपिटल मार्केट्स यानी कि कोई भी आज इधर ख़रीदे और उसको बाहर भेज दे, ये तो अलाउ कर ही नहीं सकते। ये बहुत कम मुल्क होते हैं, ये ऑयल एक्सपोर्टर्स कर देते हैं, सऊदी अरेबिया, यूएई, क्योंकि इनका करंट अकाउंट विदाउट बॉर्डर्स है। हाँ, तो इसी वजह से आप अलाउ नहीं कर सकते ना। जितने भी मुल्क हैं जिनका करंट अकाउंट डेफिसिट है और लो रिजर्व्स हैं, वो कैसे अलाउ करेंगे अपनी इकॉनमी को ओपन करेंगे? तो सिर्फ ये जो लेट्स से यूएई, सऊदी अरेबिया, इधर ही आप जो है ना आसानी से बाहर पैसे हम भेज तो कंपनीज को अपने प्रॉफिट्स नहीं बाहर लेके जाने दे। बिल्कुल, आप देखें तो ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। हाँ, ये वाओ। इसमें ये तरीका हो सकता है कि लेट्स से क्रिप्टो में नए चीज़ें बन रही हैं, नए प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, उसको आप कोई बहुत अच्छी टैक्स स्कीम दे दें, अगेन अनलाइकली, तो वो आके बाहर बजाने के बजाय पाकिस्तान में सेटअप कर लें। ठीक है, रेमिटेंसेस का एक छोटा सा यूज़ केस है कि तकरीबन ना 1 to 2% फीस लग जाती है। आप जो भी प्रोवाइडर यूज़ कर रहे हैं, आपने पैसे भेजे तो $40 बिलियन जो है ऑलमोस्ट $1 बिलियन हो गया। तो अगर आप इसको टोकनाइज कर देंगे, प्लेटफॉर्म चेंज कर दिए जिसके थ्रू आप मंगा रहे हैं, तो शायद आप $0.5 बिलियन सेव कर लें। ये एक यूज़ केस है। फिर ये हो सकता है कि फ्रीलांसर्स $1 बिलियन तकरीबन 1 साल का लेकर आ रहे हैं, तो आप उनसे कहते हैं कि आप क्रिप्टो में पैसे रिसीव कर सकते हैं और यहाँ जब आप उसको लेकर आएंगे तो हम डिक्लेयर कर देंगे। तो फ्रीलांसर का थोड़ा शौक भी होता है कि जब बिटकॉइन ऊपर जा रहा होता है तो कहते हैं चलो डॉलर्स की जगह बिटकॉइन ले लिया और वो फिर एक तरह से पाकिस्तान में आ गया। तो ये सिर्फ एज अ टूल यूज़ हो सकता है कि जो पेमेंट्स बाहर से आ रही हैं पाकिस्तान को, फ्रीलांसर कोई आप मेन स्ट्रीम ट्रेडिंग हब नहीं बनते हुए देख सकते। अलाउ नहीं हो सकता कि कोई जाए और अपना भले वाइट पैसा हो वो जाके किसी क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स में कोई भी टोकन खरीदे और बाहर ले जाए, ये पॉसिबल नहीं। ये तो विद इन 1 ईयर सारे रिजर्व्स खत्म हो जाएंगे। ओके, सो रियलिस्टिकली स्पीकिंग आप वाइट मनी के तो ऑप्शंस फिर बड़े ही लिमिटेड हैं आपके पास। मतलब आपके पास एक स्टॉक मार्केट है, बैंक्स को तो मैं काउंट ही नहीं करता। मतलब बैंक्स में तो पैसे रखना मतलब पता नहीं। म्यूचुअल फंड्स एंड स्टॉक मार्केट, और क्या है? म्यूचुअल फंड्स हैं, स्टॉक मार्केट है, फिर म्यूचुअल फंड्स हैं, स्टॉक मार्केट है, रियल एस्टेट हो सकती है अगर आप उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अगर उसकी जो सारे डिसएडवांटेज हैं उसके बाद भी जो है लेट्स से लिक्विडिटी की वजह से बहुत ज़्यादा पैसा कहीं ना कहीं लगाना ही है, नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन करना है, ये ऑप्शन है। और चौथा गोल्ड। यही 4 ऑप्शन होते हैं। ओके, अब ब्रॉड मनी सप्लाई के अंदर आप कैश इन द इकोनॉमी बढ़ता हुआ देख रहे हैं, विच इज़ अगेन अ बैड साइन। 40% हो गई है M2। जब इतना ज़्यादा कैश मार्केट में आएगा, एक तो ये इन्फ्लेशनरी होगा, वो बढ़ेगा। दूसरा ये स्टॉक मार्केट के लिए भी अच्छा नहीं है कि जब तो ये, बट इंटरेस्ट रेट्स के बढ़ने से, बड़ा क्रिटिकल सवाल कर रहा हूँ, इंटरेस्ट रेट के बढ़ने से स्टॉक मार्केट को आप मीडियम टर्म में नुकसान होता देख रहे हैं या फ़ायदा? ये बिल्कुल, जो देखें 5-10% की वॉलेटिलिटी होती है ना, इसको प्रेडिक्ट करना होता भी इम्पॉसिबल है और करना भी नहीं चाहिए, कोई इसका ख़ास फ़ायदा भी नहीं है। लेकिन जितने भी इंडिकेटर्स हैं, जिस तरीके से ये क्राइसिस मैनेज हो रहा है, और आपको थोड़ा सा इसमें ये भी सोचना होगा कि ये जंग कितनी देर कंटिन्यू रहेगी। मैं हमेशा अपने सारे लोगों को कहता हूँ कि ये जंग शुरू की अमेरिका ने, पीस टॉक्स जैसे उस वक्त इंडिया ने मांगी थी जब पाकिस्तान ने अटैक किया था। इस बार अमेरिका ने जो है कहा कि मुझे जो है वो सीज़ फायर चाहिए। सीज़ फायर अमेरिका ने मांगी, तो जिसने जंग शुरू की सीज़ फायर भी उसी ने मांगा। तो इसका क्लियर इंडिकेशन है कि उस लेवल की जंग अब फिर से अमेरिका ने नहीं करनी, एटलीस्ट अगले 1 साल। बल्कि वो तो जर्मन चांसलर ने तो कल बोला कि इरानियंस आर ह्यूमिलिएटिंग द यूएस गवर्नमेंट। मतलब उन्होंने कहा भाई आप क्या, आपको तो अब तो बहुत आपने बड़ी, आपकी बड़ी बात है कि आपने इस बात को इतना ससेंटली बयान कर दिया कि अमेरिका की हालत काफ़ी पतली है इस वक्त। बिल्कुल, उनके आगे इलेक्शन नजर आ रहा है, इलेक्शन आ रहे हैं और वो जो बार बार कह तो रहे हैं कि आई होल्ड ऑल द कार्ड्स, अभी आप देखें 4-5 दिन हो गया कुछ कह भी नहीं रहे। मैं पिछले 1 हफ्ते 10 दिन से हो रहा है ना, मैं उसको ऐसे समझ रहा हूँ कि अब दोनों ने अपनी डोमेस्टिक पॉपुलेशन को सेल करना है कि हम जीतें। हाँ, तो कहते हैं पहले आप ब्लॉकेट खोलें। लेकिन राइट एट द टाइम ऑफ द सीज फायर इट सीम्ड लाइक अमेरिका वॉज इन द असेंडेंसी। जब सीज फायर हुआ था पहला, पाकिस्तान ब्रोकर्ड, लेकिन फिर आज सूरत हाल वो नहीं है। आज ईरान सीम्स टू बी होल्डिंग ऑल द कार्ड्स। वो जा रहा है रशिया, वो सऊदी अरेबिया से ही बात कर रहा है, पाकिस्तान भी अपना रोल, मतलब ईरान, अमेरिका सीम्स मोर आइसोलेटेड देन ईरान एक्चुअली। बिल्कुल ऐसे ही है। इसको अगर, और ईरान की जीत या ईरान के हक में सेटलमेंट होना हमारी इकॉनमी के लिए बेहतर है
या अमेरिका के हक में सेट नहीं? हमारे लिए हमेशा अमेरिका बेहतर है। सिस्टम चलता रहे, हमारे रिलेशंस अमेरिका के साथ सही रहें। अगर ईरान के फेवर में भी हो जाए, लेकिन हमारे रिलेशंस अमेरिका से अगर सही रहे। अगर सैंक्शंस हटते हैं ईरान से, हमारे लिए इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी नहीं है उसमें? गैस पाइपलाइन जो एक बड़ा प्रोजेक्ट है वो हो सकता है 1-2 साल में बन भी जाएगा। और अभी हाल देख रहे हैं आप मुल्क में इस वक्त तो हम बिजली की एक तरह से फिर LNG का हमारा कॉन्ट्रैक्ट जब ख़त्म होगा, हम मोस्ट प्रॉब्ली ईरान की गैस पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये एक अच्छा है। पेट्रोल डीजल आई डोंट थिंक जो है वो, जब देखें उन पे भी जब सैंक्शंस हट जाएंगे तो वो हमें सस्ता पेट्रोल डीजल क्यों देंगे, वो भी तो ग्लोबल मार्केट में बेचेंगे ना। सही बात तो थोड़ा सा वो हो जाएगा कि थोड़ा सा करीब है, तो $1-1.5 फ्रेट का आपका जो है वो सेव हो सकता है। आपके एक्सपोर्ट खुल सकते हैं, बलूचिस्तान में अच्छा फ़ायदा हो सकता है, ट्रेड वगैरह ज़रा इजी हो जाएगा, तो उधर के लोगों को फ़ायदा हो डू यू सकता सी दैट हैपनिंग? है। सैंक्शंस रिमूव होना तो काफ़ी चांसेस हैं। अच्छा, हाँ ऑलरेडी ये तो सो दैट मे बी अ गुड न्यूज़ ऑन द होराइजन। हाँ ये तो बहुत अच्छे चांसेस हैं कि ये फेवर तो अमेरिका को देना होगा। Coming back to the stock market, because I know that is your core area of expertise. अगर एक बंदा आज स्टॉक मार्केट में खड़ा, आप हमेशा यही कहते हैं कि भाई ये मत सोचो कल क्या होगा, परसों क्या होगा, 2 साल 3 साल के हिसाब से जाएं. What are the sectors that are not being looked at? Which few sectors people are not looking at enough right now? अच्छा, इसमें सबसे पहले आप एक चीज़ अपने माइंड में बिठाएं, वरना ज़्यादातर लोग पता है क्या करते हैं, जंग बढ़ रही है बेच दे, जंग नीचे जा रही है खरीद लें। पुरानी एग्जांपल्स को स्टडी करके देखें कि अगर कॉन्फ्लिक्ट कंटिन्यू रहती भी है, यानी कि सोल्यूशन नहीं भी निकलता, तो भी एक टाइम बाद ऑयल प्राइसेस जो है नॉर्मलाइज हो जाती हैं। जैसे 2022 में आज तक जंग चल रही है, आज तक रशिया पे सैंक्शंस लगे हुए हैं, लेकिन 3 से 4 महीने बाद ऑयल जो है वो 90-100 के बीच में आ जाता है, क्योंकि इससे ज़्यादा महंगा लोग खरीदते नहीं है और डिमांड डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाती है। और पेट्रोल में तो अब बहुत ही ज़्यादा होती है बिकॉज ऑफ द न्यू टेक्नोलॉजीज। तो आपने देखा कि अब चीज़ें जो हैं थोड़ी बेहतर हो रही हैं, और ये सोल्यूशन इनका निकले या ना निकले, इनकी चीज़ें अगर इस तरीके से भी चलती रहेंगी, लेकिन कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा इकोनॉमिकली टू मेंटेन ऑयल प्राइसेस अराउंड $90 to $100, जिसमें पूरी एक ग्लोबल इकॉनमी चलती है। 100 से ऊपर फिर वो सारे अफेक्ट होने लग जाते हैं, चाइना भी अफेक्ट होने लग जाता है, जापान भी अफेक्ट होने लग जाता है, तो वो ज़्यादा देर सस्टेन नहीं करता। डेटा भी हमें ये शो करता है। तो उसके हिसाब से फिर आप देखें कि अपॉर्चुनिटी किधर है। पहले तो आपने डिसाइड करना है कि 100 रुपये की जो सेविंग्स हैं अदर देन इमरजेंसी फंड स्टॉक मार्केट में लगानी कितनी है, सारी तो नहीं लगा देनी। तो आपने उसमें सोचना है आपका कितना कन्विक्शन लेवल है, आपके नेक्स्ट 3-4 साल के खर्चे कितने हैं, गोल्ड आपको कितना अच्छा लग रहा है, कितने परसेंटेज आपको गोल्ड में, गोल्ड की आउटलुक अच्छी है, स्पेशली एज अ हेज। करेंसी का भी हेज होता है, और ये जितनी अनसर्टेनिटी चलती है उसमें गोल्ड अच्छा परफॉर्म करता है। लेकिन अजीब बात हुई, अनसर्टेनिटी में गोल्ड गिर गया, हो जाता है ये कभी कभी ना, ये तो मैंने कभी नहीं देखा। उसकी भी रैली बिल्कुल वो PSX की तरह बहुत ज़्यादा हुई थी ना, और वो देखें $5,500 पे चला गया था, और ये तकरीबन 2000 का होता था 2021 में। तो उसकी भी एक तरह से वो कूलिंग ऑफ पीरियड जो है ना वो चल रहा है, लेकिन उसकी आउटलुक अच्छी है नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स के लिए, जब तक ये पूरा ग्लोबल ऑर्डर सेटल नहीं होता। गोल्ड की आउटलुक भी अच्छी है। तो आपने डिसाइड कर लिया, अब 100 रुपये बच गए थे इमरजेंसी के बाद, इमरजेंसी फंड के बाद, उसमें से मैं चलें 25 जो है ना स्टॉक मार्केट में लगाता हूँ। ठीक है, और ज़रूरी नहीं है एक साथ लगाएं, आप आहिस्ता आहिस्ता भी लगा सकते हैं। आपको अनसर्टेनिटी नज़र आती है, 6 महीने में एवरेज आउट कर लें, और उसमें फिर सेक्टर्स देख लें। अगर तो ये अनसर्टेनिटी ज़्यादा रहती है, इंटरेस्ट रेट इधर या इससे थोड़े से और बढ़ भी जाते हैं, तो बैंकिंग सेक्टर, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर, क्योंकि ऑयल महंगा होगा, ये अच्छे सेक्टर हो सकते हैं। ठीक है, अगर चीज़ें नॉर्मलाइजेशन की तरफ जाते हैं, रिजर्व्स आपके अच्छे हैं, तो यानी कि इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन लगने के चांस नहीं है, तो फिर ये सारे सेक्टर्स, गाड़ियों के, इसमें आपने देखना कौन सी अच्छी गाड़ी आ रही है। जैको की बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ, 10,000 गाड़ियाँ ऑलमोस्ट जो है पिछले जब से ये शुरू हुई है इनकी बुकिंग, जून एंड तक इन्होंने टारगेट किया है कि डिलीवर करेंगे। 5,000 ऑलरेडी कर दिए, बहुत स्पीड से इन्होंने स्केल किया है। यार मैंने आज एक इश्तिहार देखा, बड़ा दुख हुआ, फॉर्च्यूनर की कीमत में कुछ 25% कमी कर दी है टोयोटा ने। अच्छी बात है। तो दुख हुआ तो मैं ऐसे ही सार्कास्टिकली कह रहा हूँ, आपके ख्याल से मुझे वाकई दुख हो? आप देखें ना कितना अच्छा कंपटीशन आ गया फॉर्च्यूनर के मुकाबले। आपको तो पता है हमें डाले से कितना प्यार था, डाला और बैंक्स हमारे 2 इश्क थे। मतलब अब सिविक देखें अब कितनी बिकती, बिल्कुल नहीं बिकती यार। लेकिन वो तो वो पामा के नंबर्स में तो सिविक ऊपर ही है। नहीं, वो सिटी एंड सिविक होती है, लेकिन फिर भी यार होंडा की सेल्स तो ठीक ठाक है, क्योंकि उस सिटी बिक रही है सारी। क्यों बिक रही है सिटी भी? इस कैटेगरी में भी चाइनीज़ कंपटीशन असल में नहीं आया। अच्छा, चाइना में भी ज़्यादा इतनी ज़्यादा छोटी गाड़ियाँ जो हैं वो EVs है ना, तो इस वजह से उस तरह की कोई गाड़ी आ नहीं। क्विकली मुझे लोगों की क्लैरिटी के लिए, स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्टेड कंपनीज में कौन कौन सी कंपनीज को पास इस वक्त कार गाड़ियों का एक्सपोजर है? होंडा
और क्या कहते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो स्टॉक वो मार्केट की सबको वेबसाइट पता खोलेंगे जो ऑटोमोबाइल असेंबलर सेक्टर में आता है, वो तो सबको पता है। वो कौन सी गाड़ी बनाने वाले हैं जो ऑटोमोबाइल असेंबलर के सेक्टर से बाहर खड़े हैं? हम इसको उल्टा देख लेते हैं ना, लोग असल में गाड़ी देखते हैं और हम बताते हैं आपको उसकी कंपनी कौन सी है, ठीक है। टोयोटा की कंपनी का नाम है इंडस मोटर, सही है। होंडा का होंडा कार, फिर सुजुकी पहले होती थी लिस्टेड, तो वो list डीलिस्ट हो हो गई। गए, वो खत्म, अब आ गए सारे नए। किया, ये आता है लकी सीमेंट के अंदर, हाँ, लेकिन ये लकी सीमेंट का 5-10% है। ठीक है, तो ये लकी सीमेंट अगर तो किया की बहुत गाड़ियाँ बिकती हैं तो लकी सीमेंट को उतना ज़्यादा फायदा नहीं होगा। ठीक है। BYD हप्को के अंदर आता है सेम, वो 10-15% है उस पूरी कंपनी का, तो उसकी अगर बहुत ज़्यादा गाड़ी बिकेंगी बहुत ज़्यादा फायदा हप्को को नहीं होगा। हेवल बहुत पॉपुलर है, नए नए मॉडल्स भी लेकर आ रहे हैं। टैंक 500 5,000 बुक हो गई हैं, साजगार 5,000 इंजीनियरिंग। प्राडो हाँ। की लेवल की गाड़ी है, तो वो साजगार इंजीनियरिंग में आ गई। फिर जैको बहुत पॉपुलर चल रही है पाकिस्तान में। इसको ओन करती है निशात चुनिया पावर और निशात पावर और निशात मिल्स। अब ठीक। निशात मिल्स बहुत बड़ी कंपनी है तो वो बहुत छोटा पोर्शन है, लेकिन निशात चुनिया पावर और निशात पावर, ये इसके अंदर अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो जैको का जो फ़ायदा हो आपको मिलेगा। इसके अलावा और कौन सी मैंने मिस कर दी, आई थिंक जितनी भी लिस्टेड है मैंने कवर कर ली। हाँ, मेरा और लिस्टेड बाकी जो है वो सब अनलिस्टेड हैं, जैसे चंगन, वो जो है वो नहीं है मास्टर stock मोटर्स market। जो है, हाँ, मास्टर वो मोटर्स जिसके stock पास market अभी पे नहीं चेरी आ गई, मास्टर मोटर्स के पास तो बड़ी अच्छी लाइनअप बन रही है। है। वो सब स्टॉक मार्केट पे नहीं। वो है नहीं, वो है नहीं। गाड़ियों का बड़ा अच्छा कैन वी सी एन आईपीओ बाय देम? नहीं, कोई जरूरत नहीं है उनको, बैठे में आराम से। नहीं, ऐसा कोई इंडिकेशन लग नहीं रही। कोई ऐसी इंडिकेशन अभी नहीं है। लगी। कोई आईपीओज आ रहे हैं अच्छे? अभी लेटली छोटे छोटे IPOs आ रहे हैं, छोटे छोटे एक दो हैं। सितारा पेट्रोलियम का बड़ी बात हो रही है। हाँ, अभी बहुत ज़्यादा मैंने इसको स्टडी नहीं किया, बट ग्रोथ इनकी बहुत अच्छी थी। अरामको के अरामको- पंप्स भी अच्छे हैं, अरामको, अरामको के पंप्स भी पंजाब साइड पे जो हैं बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल इस्लामाबाद पे भी। बिल्कुल ऐसे। तो इन्होंने ग्रोथ भी बहुत अच्छी की है, तो ये भी एक अच्छी चीज़ हो सकती है, इसको स्टडी करना चाहिए। Awesome. You still expect 200K? ऑब्वियसली स्टॉक मार्केट में ऊपर ही जाना होता है। हाँ। एक बड़ा अच्छा जोक है कि इंसान ने और स्टॉक मार्केट ने एंड में ऊपर ही जाना है। तो लेकिन ये जो सारा कुछ हुआ है ना, इससे जो सारी प्रेडिक्शंस जो कि डेटा बेस्ड होती हैं कि बुल मार्केट में हर साल 30-35% बढ़ता है, वो 6 महीने में डिले हो गई। तो आप समझें, ये जो फरवरी से जब से अनाउंस किया कि उनकी वो मूवमेंट शुरू हो गई थी सारी शिप्स की, तो उस वजह से जो सारी करेक्शन आई थी, तो ये शायद अब बजट भी आ जाएगा, तो वो एक तरह से 6 महीने सारी चीज़ें डिले हो गई। तो 2 लाख अभी भी बहुत अच्छे चांसेस हैं इस साल नहीं लेट होगा। दिस ईयर या नेक्स्ट ईयर। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता गए एंड में, और सुनने वालों के लिए इसमें निशानियां हैं। थैंक यू सो मच अब्दुल रहमान नजम, इट्स Thank you ऑलवेज so अ much. प्लेजर।